आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं। सबसे पहले कुछ जानेंगे कुछ प्रीफिक्स के बारे में जिनका यूज करते हैं हम कैलकुलेशन में, यूनिट मेजरमेंट्स में, और उसके बाद फिर जो लास्ट डेज हम लोगों ने छोड़ा था जहाँ से एक्यूरेसी और प्रिसिशन से, और उसके बाद सिग्निफिकेंट फिगर्स। एंड आज का मेन टॉपिक होगा लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशंस, और उसके बाद आज हम क्लास को वाइंड अप करेंगे। तो आज मेनली हम 3 टॉपिक पे फोकस करेंगे। फर्स्ट वन इज एक्यूरेसी एंड प्रिसिशन, एंड देन सिग्निफिकेंट फिगर, एंड आफ्टर दैट विल गो थ्रू लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। ठीक है, तो स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले कुछ इंपॉर्टेंट प्रीफिक्स मैंने यहाँ पर लिख रखे हैं, और उनको सिंबल और उनका कोफिशिएंट क्या होता है, मीटर के टर्म में उनकी पावर कितनी होती है, ये सब चीजें हम लोग सबसे पहले जानेंगे। तो इनको मैंने 3 पार्ट में डिवाइड कर रखा है। स्टार्ट करते हैं यहाँ से। ये पोर्शन जो है ये आप लोग पहले भी पढ़ चुके हो, कुछ इनको याद करने के लिए थोड़ा सा आपको एक बार देखना पड़ेगा। तो इस पोर्शन को देखते हैं। इसको याद रखने के लिए याद रखेंगे KHDMDCM। आई रिपीट, KHDMDCM, किलो हेक्टो डेकामीटर डेसी सेंटी मिलीमीटर। ठीक है, तो ये याद रखेंगे। K को रिप्रेजेंट करते हैं किलो K, इसको H से रिप्रेजेंट करते हैं, इसको DA से रिप्रेजेंट करते हैं, और इसको M से रिप्रेजेंट करते हैं, और इसको D से रिप्रेजेंट करते हैं, और इसको रिप्रेजेंट करते हैं C से, और इसको स्मॉल m से रिप्रेजेंट करते हैं। देखिए 1 किलो में कितने मीटर होते हैं। अगर हम मीटर को एक यूनिट मान लें और इन सभी कोफिशिएंट को मीटर में ही रिप्रेजेंट करेंगे, ये चीज ध्यान रखेंगे। तो मीटर को अगर यूनिट मान लेंगे तो 1 मीटर मतलब 1 मीटर तो होगा ही। 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं ये हम जानते हैं, 10 टू पावर 3 मीटर। तो 1 किलोमीटर में कितने मीटर है, 10 टू पावर 3 मीटर। यहां तक क्लियर। अब देखना एक एक करके पावर डाउन करेंगे। 1 हेक्टोमीटर में कितने होंगे, 10 टू पावर 2 मीटर। आफ्टर दैट एक डेकामीटर में कितने होंगे, 10 टू पावर 1 मीटर। ठीक है, और ये मीटर को हम बेसिक यूनिट मान रहे हैं, दैट इज एसआई यूनिट। हम इन सारे कोफिशिएंट को एसआई यूनिट मीटर के टर्म में ही रिप्रेजेंट करेंगे। मीटर की जगह लीटर लिख सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। ठीक है, एक डेसीमीटर में कितने आपके मीटर होंगे, तो ये हो जाएगा 10 टू पावर -1 मीटर। देखिए 10 टू पावर 3 से फिर डाउन करेंगे 3 2 1, उसके बाद 1 के बाद फिर 10 टू पावर -1। एक सेंटीमीटर में कितने होते हैं, 10 टू पावर -2 मीटर, और एक मिलीमीटर में 10 टू पावर -3। तो यहां पर जो पावर है वो एक एक करके बढ़ रही है। देखो अगर ऊपर से नीचे जाओ तो एक एक करके घट रही है। 3 2 1, इसके बाद 1, उसके बाद फिर -1 2 3। ये ठीक है। इसके बाद अब ऊपर अगर जाओगे तो मेगा गीगा आता है। तो इसमें देखो क्या करेंगे, इसको रिप्रेजेंट करते हैं मेगा को M से, गीगा को G से, टेरा को T से, पेटा को P से, एक्सा को E से, और जीटा को Z से। ठीक है, और उसके बाद शायद योक्टो भी आता है इसमें, योटा। एक यहां पर छूट रहा है, योटा। से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, अब देखना यहां पे कैसे याद रखेंगे। 10 टू पावर 3 के बाद अब पावर में 3 का डिफरेंस होना चाहिए, यानी कि 10 टू पावर 3 के बाद आएगा 10 टू पावर 6, उसके बाद 10 टू पावर 9। ऊपर देखो सारी ये मीटर के ऊपर की जो वैल्यू है सारी पॉजिटिव वैल्यू है। डिफरेंस याद रखना 3 6 9, फिर क्या होगा 12, फिर 15, उसके बाद 18, और उसके बाद 21, और उसके बाद 24। ठीक, और ये सब किस में है, मीटर में। ठीक है, तो एक योटा मीटर इज इक्वल टू कितना होगा, 10 टू पावर 24 मीटर। एक जीटा मीटर इज इक्वल टू क्या होगा, 10 टू पावर 21 मीटर। एक एक्सा मीटर क्या होगा, 10 टू पावर 18 मीटर। याद रहेगा। जो ट्रेंड हमने यहां से किया था, एक बार फिर से यहां पर देखिए, मैं इसको अलग से लिख दे रहा हूं क्योंकि इसको याद रखने में थोड़ी सी आपको दिक्कत आ सकती है। तो ये चीज आप इतने पोर्शन को अलग से याद रखेंगे, दैट इज KHDMDCM। और उसके बाद K के ऊपर जाओगे तो मेगा गीगा टेरा पेटा एक्सा जिट्टा योटा, इनमें 10 टू पावर 3 का डिफरेंस करते हुए ऐड करते जाओगे। ठीक है, एंड आफ्टर दैट मिली के बाद जो आता है दैट इज माइक्रो, नैनो, पिको, फेम्टो, एट्टो, जेप्टो, योटो। माइक्रो को रिप्रेजेंट करते हैं म्यू से, नैनो को N से, पिको को P से, फेम्टो को F से, एट्टो को A से, जेप्टो को Z से, और योटो को बाई से।
ठीक, अब देखिए इसको कैसे, यहां पर 3 है, 3 के बाद यहां पर ऊपर क्या किया था, 3 का डिफरेंस था, यहां पर पावर है माइनस में, तो यहां पर पावर माइनस में करेंगे, डिफरेंस 3 का ही रखेंगे, तो यहां पर हो जाएगा 10 टू पावर 3 के बाद 3 का डिफरेंस करो कितना होगा 6, 10 टू पावर माइनस 6 मीटर, यानी कि 1 माइक्रोमीटर इक्वल टू कितना 10 टू पावर माइनस 6 मीटर। 1 नैनोमीटर इक्वल टू क्या होता है 10 टू पावर माइनस 9 मीटर। नैनो से 9 याद रख सकते हैं, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, नैनो का यूज कई जगह यूज होता है। पिको, एक पिकोमीटर इक्वल टू क्या होगा 10 टू पावर माइनस 12 मीटर। एक फेम्टोमीटर इक्वल टू 10 टू पावर माइनस 15 मीटर। एक एटोमीटर इक्वल टू 10 टू पावर माइनस 18। एक जेप्टो 10 टू पावर माइनस 21 और एक योक्टो होता है 10 टू पावर माइनस 24 मीटर। ठीक है, तो ये आपकी प्रीफिक्स सिंबल और कोफिशिएंट की टेबल है, इसको आप नोट कर लीजिए। याद कैसे करना है ये चीज मैं आपको बता चुका हूं। 3 पार्ट में डिवाइड कर लेंगे टेबल को। एक पार्ट होगा आपका KH DM DCM वाला, एक पार्ट होगा K के ऊपर वाला जिसमें 6 9 12 15 18 21 24 रखना है, और एक पार्ट होगा आपका नीचे वाला DCM के नीचे, M के नीचे, दैट इज माइक्रो नैनो, और उसमें भी सेम पावर रहेगी बट साइन जो होगा वो माइनस का होगा। ठीक है, तो इस तरह से 3 पार्ट में इसको डिवाइड करके याद कर लीजिए सम इंपॉर्टेंट प्रीफिक्स, और उसके बाद हम लोग अपना नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करेंगे, दैट इज कॉल्ड एक्यूरेसी एंड प्रिसीजन। ऑलराइट, इसको कॉपी कर लेना। अब हमारा टॉपिक आ रहा है दैट इज एक्यूरेसी एंड प्रिसीजन। देखिए, एक्यूरेसी टर्म से साफ क्लियर हो रहा है कि एक्यूरेसी बताता है कि कोई भी वैल्यू कितनी एक्यूरेट है, यानी कि एक्यूरेसी अगर हमें किसी वैल्यू की निकालनी है तो उसमें हम जो ओरिजिनल वैल्यू है उसके आसपास की बात करेंगे। तो हमारा हेडिंग जो पड़ा हुआ है दैट इज कॉल्ड एक्यूरेसी, और उसके बाद हम पढ़ेंगे प्रिसीजन। तो ये एक्यूरेसी और प्रिसीजन के बारे में बात करेंगे। एक्यूरेसी क्या होता है? एक्यूरेसी इज द एग्रीमेंट ऑफ एक्सपेरिमेंटल वैल्यू टू ओरिजिनल वैल्यू या एक्चुअल वैल्यू कह सकते हैं, एक्चुअल वैल्यू, यानी कि जो एक्सपेरिमेंटल वैल्यू आएगी उसकी एक्चुअल वैल्यू से क्या कितनी सिमिलरिटी करेगी, दैट इज एक्यूरेसी। एक्चुअल वैल्यू बोल सकते हैं, ट्रू वैल्यू बोल सकते हैं, कुछ भी बोल सकते हैं। ठीक है, और प्रिसीजन क्या होता है? क्लोजनेस ऑफ आउटकम, क्लोजनेस ऑफ आउटकम ऑफ वेरियस मेजरमेंट आउटकम ऑफ वेरियस मेजरमेंट, यानी कि कई सारे मेजरमेंट हम निकालेंगे और उसमें देखेंगे जो उनका आउटकम आएगा वो कितना क्लोज है, उसकी जो एक्चुअल वैल्यू या रियल वैल्यू हम कह सकते हैं, जो रियल वैल्यू है उससे कोई कोरिलेशन नहीं है, बट आपस में जो वैल्यू आ रही है उनसे कोरिलेशन है। इन दो डेफिनेशन को एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे तो ज्यादा बेटर तरीके से समझ में आएगा। जैसे कोई एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, सपोज हमारे पास कोई एक्चुअल वैल्यू जो है, ट्रू वैल्यू जिसको हम बोल सकते हैं रियल वैल्यू जो है, हमने किसी भी एक्सपेरिमेंट में वैल्यू निकाली, वो निकली आपकी 10, रियल वैल्यू क्या है 10। ठीक है, अब इस रियल वैल्यू को हमने बोला कि आपको मेजर करना है, मान लो कोई स्केल है उसको मेजर करना है, कोई मान लो इस मार्कर को मेजर करना है। ठीक, तो इसकी वैल्यू आई 10 इंच। ठीक है, अब मैंने क्या बोला कि मैंने बताया कि कुछ स्टूडेंट हैं हमारे X, Y और Z, हमने 3 स्टूडेंट्स लिए और उनको बोला कि बताइए मेजरमेंट करिए कि मार्कर का मेजरमेंट क्या आएगा। तो देखो उन्होंने क्या क्या किया होगा, उन्होंने पहले बार जब मेजर किया तब क्या आया, दूसरे बार मेजर किया तब क्या आया, और उसके बाद मेजर करने पर क्या आया। तो यहाँ पर हम एक टेबल बना लेते हैं इस तरह से। हमारे X, Y, Z क्या है, स्टूडेंट्स हैं। इन स्टूडेंट्स ने क्या किया है, मेजरमेंट किया है, और हमने पहले से निकाल के रखा है कि एक्चुअल वैल्यू यानी रियल वैल्यू क्या आ रही है, दैट इज 10 इंच। तो X ने मेजर किया तो पहले उसकी वैल्यू आ रही है 9.9। ठीक है, X ने जो मेजर किया उसकी वैल्यू क्या आ रही है 9.9।
उसके बाद जब मीजर कर रहा है तो वैल्यू आ रही है दैट इज लगभग 10.01 कह सकते हैं मीजर करने पर, और उसके बाद एक और बार मीजर किया तो आ रही है 9.8। अब यहां देख रहे हैं जो एक्चुअल वैल्यू है वो 10 है, 10.00 लिख सकते हैं, ठीक है। और यहां पर x ने जो मीजर किया है वो वैल्यू आ रही है 9.9 पहले बार में, दोबारा मीजर कर रहा है तो 10.01 आ रही है, और उसके बाद फिर मीजर कर रहा है तो 9.10, यानी कि जो एक्चुअल जो रियल वैल्यू है उस रियल वैल्यू से ही ये वैल्यू लगभग मैच कर रही है, नजदीक है। तो वही तो है एग्रीमेंट ऑफ एक्सपेरिमेंटल वैल्यू टू एक्चुअल वैल्यू, यानी कि जो एक्सपेरिमेंट करके जो वैल्यू निकाली x ने वो रियल वैल्यू के साथ एग्री कर रही है, मैच कर रही है। तो यानी कि ये क्या है, ये एक्यूरेट वैल्यू निकाल रहा है x क्या कर रहा है, एक्यूरेट वैल्यू निकाल रहा है। अच्छा प्रिसीजन देखिए, क्लोजनेस ऑफ आउटकम ऑफ वेरियस मेजरमेंट, यानी कि जो कई सारे मेजरमेंट थे उनका जो आउटकम आ रहा है वो आपस में कितना क्लोज है। तो यहां पर देखिए ये आपस में भी क्लोज है, यानी कि मैं ये कह सकता हूं कि जो x ने वैल्यू निकाली है वो कैसी निकाली है, एक्यूरेट एंड प्रिसाइज बोथ। x की जो रीडिंग आ रही है वो एक्यूरेट भी है और प्रिसाइज भी है। बात समझ में आई, क्लियर। तो एक्यूरेट भी वैल्यू बता रहा है और प्रिसाइज भी वैल्यू बता रहा है। बाई के बारे में बात करो, बाई ने क्या एक्सपेरिमेंट किया, बाई ने एक्सपेरिमेंट किया और देखा कि रीडिंग आ रही है उसकी लगभग 9.1, 9.0 एंड 9.2। देखिए रियल वैल्यू क्या है 10, बाई ने जो मेजरमेंट करके वैल्यू निकाली वो क्या निकाली है 9.1, 9.0, 9.2। रियल वैल्यू से तो इसका कोई लेना देना नहीं है, यानी कि ये एक्यूरेट वैल्यू तो निकाल नहीं रहा है भाई। लेकिन आप ये देखिए आपस में ये वैल्यू क्या है, लगभग क्लोज है, दैट इज क्या, क्लोजनेस ऑफ आउटकम। ये जो आउटकम निकल के आ रहा है ये क्लोज है ना, यानी कि ये वैल्यू जो बाई की निकली हुई है ये क्या है, ये कहलाई जाएंगी प्रिसाइज वैल्यू, यानी कि यहां पर केवल और केवल क्या है, प्रिसाइज वैल्यू है। ये एक्यूरेट नहीं है, केवल प्रिसाइज है। बताइए, ठीक है। x ने जो वैल्यू निकाली वो एक्यूरेट और प्रिसाइज थी, बाई की वैल्यू प्रिसाइज वैल्यू आ रही है। जेड ने क्या किया, जेड ने एक्सपेरिमेंट किया तो जेड ने निकाली 9.5 और उसके बाद निकाल रहा है जेड 10.3 और उसके बाद जेड निकाल रहा है 10.5। यहां देख लीजिए जो रियल वैल्यू है, रियल वैल्यू से कोई भी वैल्यू पास में नहीं है, और जो आपस में भी वैल्यू है वो भी कोई क्लोजनेस नहीं है। मतलब साफ हो गया कि ये ना तो एक्यूरेट वैल्यू, एक्यूरेट वैल्यू क्या होती हैं जो रियल वैल्यू से मैच करती हूं, प्रिसाइज वैल्यू क्या होती है जो आपस में मैच करती हूं। बहुत इजी है। एक्यूरेट वैल्यू क्या, जो रियल वैल्यू से मैच करें, प्रिसाइज वैल्यू क्या, जो आपस में मैच करें रीडिंग, और ये क्या है, ना आपस में मैच कर रही और ना ही रियल वैल्यू से मैच कर रही। दैट मींस दिस इज नाइदर रियल, नाइदर एक्यूरेट एंड नॉर प्रिसाइज। बताइए, तो यहां से आपको आई थिंक एक्यूरेसी और प्रिसीजन में अंतर समझ में आ गया होगा। बोलिए, ठीक है। एक और एक्सपेरिमेंट करके देखते हैं, अगर इससे नहीं क्लियर हो रहा है तो एक और चीज करके देखते हैं। देखिए, मान लो एक सर्किल है, उस सर्किल में सेंटर पर निशाना लगाना है। मान लो एक सर्किल है और उसमें सेंटर पर यहां पर पॉइंट करना है, दैट इज रियल पॉइंट है। दूसरा सर्किल मैं यहां पे बना रहा हूं, ये एक रियल पॉइंट है, और एक और सर्किल बना रहा हूं एंड दैट इज द रियल पॉइंट। x और ये y के लिए है और ये z के लिए है। तीन स्टूडेंट हैं, तीन x और y और z, वो क्या कर रहे हैं, यहाँ पर टारगेट पर उनको अटैक करना है। यहाँ पर अगर अटैक होगा तो दैट इज रियल अटैक, ठीक है। तो x क्या कर रहा है, x जब अटैक कर रहा है तो देख रहा है x अटैक कर रहा है तो x का निशाना जो है यहीं पर आ रहा है, बिल्कुल सेंटर पर। पहला अटैक उसने ये किया, ठीक है, और उसके बाद दूसरा अटैक भी वो यहीं पर कर रहा है, और तीसरा अटैक भी उसका यहीं पर आ रहा है। यानी कि उसने 3 अटैक किए और तीनों अटैक उसके सेंटर के आसपास ही है। नॉट इन द सेंटर, एक्चुअली सेंटर पर नहीं है, बट आसपास ही तो है। और
यहां पर देखो, यहीं पर अटैक करना था और वहीं पर अटैक कर रहा है, यानी कि उसमें एक्यूरेसी है और सारे पॉइंट जो है पास पास हैं, और पास पास दैट इज क्लोजनेस, और एग्रीमेंट ऑफ रियल वैल्यू दैट इज एक्यूरेसी। यानी कि यहां पर जो x ने अटैक किया है, तो यहां पर हम कह सकते हैं कि x का जो अटैक है वो कैसा है, एक्यूरेट है, और उसके साथ साथ क्या है, प्रिसाइज है। बोथ x का अटैक एक्यूरेट था और प्रिसाइज भी था। बाई जब अटैक कर रहा है तो देख रहे हैं हम यहां पर कि बाई ने अटैक किया, तो बाई का जो अटैक आ रहा है वो यहां पर आ रहा है, उसने यहां पर अटैक किया, मतलब मेन टारगेट यहां था, लेकिन उसका अटैक यहां पे आ रहा। पहला बार उसने अटैक किया तब भी यहीं पर आया, दोबारा अटैक किया तब भी यहीं पर अटैक कर रहा है, निशानेबाज नहीं है, बिल्कुल नहीं है ये, और तीसरा अटैक भी वहीं आया। लेकिन ये है कि वो एक ही जगह निशाना लगाता जा रहा है, मतलब मेन टारगेट से दूर है, बट कहीं एक जगह पर उसके बार बार अटैक हो रहे हैं। तो यहां पर अब ये देखिए, एक ही जगह अटैक हो रहे, आपस में ये जो अटैक हो रहा है ये क्या है, क्लोजनेस। तो यहां पर बाई का जो अटैक है वो क्या कह सकता है, वो कहलाया जा सकता है प्रिसाइज, यानी कि बाई जो अटैक कर रहा है वो प्रिसाइज कर रहा है। अब जेड है, ये तो बिल्कुल भाई इनका निशाना ही नहीं है, एक अटैक इन्होंने यहां कर दिया, एक अटैक यहां किया, मतलब कहीं पर भी अटैक कर रहे हैं, इधर उधर, कोई भी एक्यूरेसी भी नहीं है और कोई भी प्रिसाइज नहीं है, आपस में भी ये पॉइंट नजदीक नहीं है और सेंटर पर भी नहीं है। तो ये जेड क्या हो गया, नाइदर एक्यूरेट और नॉर प्रिसाइज। बस क्लियर हुआ। तो एक्यूरेटी, जो एक्यूरेसी है और प्रिसिशन है, ये क्लियर हुआ यहां से आपको। एक्यूरेट वैल्यू कब होगी, जब वो एक्चुअल वैल्यू के ही नियर वैल्यूज आएंगी, और प्रिसाइज वैल्यू क्या होंगी, एक्चुअल वैल्यू के नियर नहीं आ रही, लेकिन आपस में वो नियर बाई है। ठीक है, तो ये एक्यूरेसी प्रिसिशन के बाद अब हम लोग बात करने वाले हैं सिग्निफिकेंट फिगर की। तो हमारा अगला टॉपिक होगा सिग्निफिकेंट फिगर। तो हेडिंग डालेंगे सिग्निफिकेंट फिगर। देखिए, सिग्निफिकेंट फिगर इंपॉर्टेंट पार्ट है, ये सब फिजिक्स में भी हालांकि आपको एक बार पढ़ाया जरूर जाएगा, बट यहां पर भी इसका यूज होता है। तो यहां पर भी आप देखिए सिग्निफिकेंट फिगर क्या होता है। सिग्निफिकेंट वर्ड से मतलब है कोई ऐसा मतलब नंबर है जो कोई मीनिंगफुल कह सकते हैं, जिसका कोई मीनिंग हो। सिग्निफिकेंट मीन्स मीनिंगफुल, यानी कि ऐसा कोई नंबर जिसका कोई मीनिंग हो, मीनिंगफुल नंबर। इसको डिफाइन ऐसे कर सकते हैं, द नंबर विच आर नोन, द नंबर which are known plus one unknown या uncertain नंबर, या हम कह सकते हैं uncertain। The number which are known plus one unknown number is called significant figure, sigfig। मतलब कि ऐसा कोई नंबर जो नॉन है और उसके साथ एक अननोन नंबर जोड़ दें, अनसर्टेन नंबर जोड़ दें, तो उनको मिला के क्या बोलेंगे, सिग्निफिकेंट फिगर बोल देंगे। ठीक है, यानी कि यहां से एक फार्मूला हम बना सकते हैं कि सिग्निफिकेंट फिगर क्या होता है, कोई सर्टेन डिजिट, नॉन मतलब सर्टेन, कोई सर्टेन डिजिट, और उसमें जोड़ दिया हमने प्लस वन अनसर्टेन डिजिट या फर्स्ट अनसर्टेन डिजिट, फर्स्ट अनसर्टेन डिजिट, और ये हमारा क्या है, सिग्निफिकेंट फिगर। बताइए, यहां तक बात क्लियर हुई? ठीक, मतलब जो चीज अपने मतलब की है, जो काम की है, वो कहलाएगी सिग्निफिकेंट फिगर। ठीक है, जैसे कहते हैं ना कि किसी चैप्टर का सिग्निफिकेंस बहुत ज्यादा है, इसका इंपॉर्टेंस, सिग्निफिकेंस मींस इंपॉर्टेंस, इसका इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा है, और कहते हैं किसी चैप्टर का सिग्निफिकेंस बहुत कम है, इसका इंपॉर्टेंस बहुत कम है। तो यहाँ पर इंपॉर्टेंस की बात है। आप ऐसे एक एग्जांपल लेके समझ सकते हैं। मान लो यहाँ से न्यूयॉर्क की जो डिस्टेंस है दैट इज 15,000 किलोमीटर,
मान लो यहां से रूस की डिस्टेंस है 18,000 किलोमीटर, ठीक है, पता नहीं है लेकिन ऐसे मान ले रहे हैं, गए हम भी नहीं कभी। मान लो पोलैंड की डिस्टेंस है 19,000 किलोमीटर, ठीक, रसिया की डिस्टेंस है 16,000 किलोमीटर। तो यहां पर अगर मैं देखूं इन सारे नंबर्स में, तो इस नंबर्स में आपको क्या दिख रहा है, मतलब क्या देखेंगे हम, ये जीरो या ये नंबर, डिफरेंस क्या है? देखो ये जीरो तो सब में कॉमन है, हम मेन ये देखेंगे कि यहाँ 15,000, यहाँ 18,000, यहाँ 19, यहाँ 16,000, यानी कि इस नंबर्स पे हम ज्यादा फोकस्ड हैं, हमारा ध्यान इस पर जा रहा है, इन जीरो पर ध्यान नहीं जा रहा है। तो हम ये कह सकते हैं कि ये जो नंबर्स है ये हमारा क्या है, सर्टेन नंबर, दैट इज सर्टेन डिजिट। ये सर्टेन नंबर्स हैं। ये तो बाद में अगर कैलकुलेट करो, मान लो एक्चुअल कैलकुलेट, मैंने बोल दिया कि 15,000 है, अगर एक्चुअल कैलकुलेशन करोगे तो मान लो वो आ रही है कितनी, 15,200 किलोमीटर। मैंने अप्रॉक्सीमेशन निकाला लेकिन एक्चुअल में इतनी डिस्टेंस है उसकी। तो यहां पर अब ये समझ में आ रहा है कि जो हम बात कर रहे थे सर्टेन डिजिट की, वो तो ये हो गई 15, ये डिजिट जो है ये अनसर्टेन है। तो सिग्निफिकेंट फिगर क्या कह रहा है, नंबर ऑफ सर्टेन डिजिट प्लस वन अनसर्टेन डिजिट। तो हमने एक और अनसर्टेन डिजिट ले ली, तो उसको हम बोल देंगे क्या, सिग्निफिकेंट फिगर। इनका कोई सिग्निफिकेंस है यहां पर नहीं है, ठीक है। एक और एग्जांपल के थ्रू समझते हैं बात को। जैसे मान लो कोई रीडिंग दी जा रही है, कोई हमने मीटर स्केल पर नापा, तो हमने देखा कि यहां पर आ रहा है 18.2, ठीक। तो ये 18.2 में ये वैल्यू जो 18 है ये तो फिक्स्ड है, इसके बारे में कोई डाउट नहीं है। यहां पर ये जो वैल्यू हम निकाल रहे हैं ये 20 हो सकती है, 21 भी तो हो सकती है, क्योंकि अभी तक कोई ऐसे इंस्ट्रूमेंट्स तो आए नहीं कि कोई वैल्यू हम फिक्स निकाल लें, एक्यूरेट वैल्यू जो हम बात करें। देखो कोई भी वैल्यू यहाँ पर मतलब जो भी मेजर कर रहे हैं एक्यूरेट वैल्यू नहीं होती है, कुछ ना कुछ उसमें डिफरेंस होता ही है। आप कोई इंची टेप लो उसमें भी डिफरेंस आएगा, थोड़ा बहुत होता है। तो यहाँ पर ये 20 भी हो सकती है, 21 भी हो सकती है, 22 भी हो सकती है, यानी कि ये वैल्यू जो है ये अनसर्टेन वैल्यू है और ये क्या है, सर्टेन वैल्यू। तो यहां पर हम कह सकते हैं कि 18.2 में ये आपका क्या है, सर्टेन, और प्लस 1 दैट इज अनसर्टेन। तो इसका सिग्निफिकेंट फिगर कितना आ जाएगा, 3, 2 + 1, ठीक। तो इन सिग्निफिकेंट फिगर को कैलकुलेट करने के लिए कुछ रूल दिए गए हैं, उन रूल्स को सबसे पहले हम लोग सीखेंगे और उसके बाद हम लोग देखेंगे कि कैसे इन फिगर्स को राउंड ऑफ भी कर सकते हैं। तो रूल्स के बारे में बात करेंगे, तो हेडिंग डालेंगे रूल्स फॉर कैलकुलेटिंग सिग्निफिकेंट फिगर। रूल्स फॉर सिग्निफिकेंट फिगर, सिग्निफिक शॉर्ट में लिख देते हैं, ठीक है। देखिए क्या होता है, पहला रूल, ऑल नॉन जीरो डिजिट, जितनी नॉन जीरो डिजिट होती हैं वो कहलाती हैं सिग्निफिकेंट फिगर। जैसे ऑल नॉन जीरो डिजिट आर सिग्निफिकेंट फिगर। जैसे कि अगर मैं बात करूं 2532, तो सिग्निफिकेंट फिगर इसमें कितने हो गए, 4। अगर मैं बात करूं 329, तो सिग्निफिकेंट फिगर कितने हैं, 3। यानी कि जितनी नॉन जीरो डिजिट है, अगर मैं बात करूं 33.6, तो सिग्निफिकेंट फिगर कितने हैं, 3। तो ये पहला रूल बन गया। दूसरा रूल कहता है जीरो बिटवीन टू नॉन जीरो डिजिट आर सिग्निफिकेंट फिगर। दो नॉन जीरो डिजिट के बीच में जो जीरो होंगे वो भी सिग्निफिकेंट ही होंगे। कैसे, 2034 कितने सिग्निफिकेंट, ये जीरो जो है ये आ रहा है 4। 3.03 सिग्निफिकेंट फिगर कितने हैं, 3। जो जीरो बीच में आ रहा है वो आपका क्या होगा, सिग्निफिकेंट फिगर। ये दूसरा रूल हो गया, ठीक है। उसके बाद थर्ड आ रहा है, जीरो जो राइट में है, किसके,
जीरो राइट ऑफ द डेसिमल पॉइंट आर सिग्निफिक, यानी कि डेसिमल पॉइंट के राइट वाले सारे जीरो कैसे होंगे? सिग्निफिकेंट फिगर। जैसे 4.900, तो देखो पॉइंट के राइट में, राइट साइड, पॉइंट के राइट में जो जीरो हैं ये सारे सिग्निफिकेंट होंगे। पॉइंट की बात कर रहा हूं, जिसमें डेसिमल आएगा, याद रखना, जिसमें डेसिमल नहीं है उसके लिए अलग रूल होता है। तो 4.900 कितने सिग्निफिकेंट फिगर है? 4। जीरो राइट ऑफ द डेसिमल पॉइंट आर सिग्निफिकेंट फिगर। अब ये समझ लीजिए, ये रूल्स हैं, थोड़े कॉम्प्लिकेटेड हो सकते हैं, बाद में एक बहुत अच्छी सी इंपॉर्टेंट ट्रिक बता दूंगा आपको, उससे सब कर लेंगे, ठीक है। और देख सकते हैं जैसे लिखा हो 3.020, तो देखो पॉइंट के राइट में है ना, तो सारे सिग्निफिकेंट होंगे, तो 1 2 3 4, यहां पर 4 सिग्निफिकेंट फिगर हो जाएंगे। क्लियर? तो ये 3 पॉइंट नोट कर लीजिए। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। कहता है जीरो लेफ्ट ऑफ फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट, जीरो लेफ्ट ऑफ फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट आर नॉट सिग्निफिकेंट, आर नॉट सिग्निफिकेंट, यानी कि पहले नॉन जीरो डिजिट के पहले जो जीरो आएंगे वो क्या होंगे? नॉट सिग्निफिकेंट होंगे। जैसे 0.05 लिख दिया, तो यहां पर देखो ये नॉन जीरो डिजिट है, इसके लेफ्ट में जो भी जीरो है ये क्या है? नॉट सिग्निफिकेंट है, यानी कि यहां पे सिग्निफिकेंट नंबर कितना होगा? 1 ही आएगा, लेफ्ट में है ना, ठीक है। बस और भी देख सकते हैं 0.0023, फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट के लेफ्ट में जो जीरो आ रहे हैं वो क्या है? नॉन सिग्निफिकेंट, यानी कि यही केवल 2 सिग्निफिकेंट हुए, तो यहां पे सिग्निफिकेंट नंबर हो जाएगा 2। क्लियर? अब देखिए अगला पॉइंट क्या है। व्हेन नंबर, कोई नंबर है एंड विद जीरो, बहुत शॉर्ट में ये मैं रूल लिख दे रहा हूं, बाकी बुक में थोड़े कॉम्प्लिकेटेड है। व्हेन नंबर एंड विद जीरो एंड डेसिमल पॉइंट इज absent, अगर डेसिमल पॉइंट नहीं है, देन जीरो प्रेजेंट एट लास्ट विल बी नॉट सिग्निफिक, या विल नॉट बी सिग्निफिक, है ना? बताइए। देखिए इसका मतलब क्या है, जैसे लिख दिया हो 23,000, तो नंबर एंड विद, नंबर जो है वो जीरो से एंड कर रहा है, तो डेसिमल पॉइंट भी नहीं है, तो ये जो जीरो है लास्ट में ये क्या है? ये नॉट सिग्निफिक है, सिग्निफिकेंट फिगर नहीं है। बताइए, तो यहां पर सिग्निफिकेंट फिगर टोटल कितने आएंगे? 2, ठीक है। ये चीज को समझिएगा, जैसे लिखा 1320, तो यहां पर सिग्निफिकेंट फिगर कितने हैं? 3, तो ये अगला पॉइंट हो गया। लास्ट पॉइंट लिखिए, फॉर डेफिनेट क्वांटिटी, अगर कोई डेफिनेट क्वांटिटी है, फॉर डेफिनेट क्वांटिटी, कोई डेफिनेट क्वांटिटी मतलब हम बोल सकते हैं दो बॉल्स, 2 बॉल्स, 20 एग्स, यानी कि ये डेफिनेट है ना, तो यहां पर क्या हो जाएगा? सिग्निफिकेंट फिगर विल बी इनडेफिनेट या इनफाइनाइट, इनफाइनाइट हो जाएंगे। कैसे? मान लो 2 बॉल्स की बात कर रहे हैं, या 20 एग्स, तो यहां 20 को हम ऐसे लिख सकते हैं, देखो 20 को हम ऐसे लिख सकते हैं 20.0, या लिख सकते हैं 20.00, या लिख सकते हैं 20.000, या लिख सकते हैं 20.00000, कितने भी जीरो बढ़ाते जाओ। और आप जानते हैं कि जीरो जो डेसिमल पॉइंट प्रेजेंट है और उसके राइट में जो भी जीरो होंगे
वो सारे क्या होंगे, सिग्निफिकेंट। तो ये सारे सिग्निफिकेंट है क्योंकि डेसिमल पॉइंट प्रेजेंट है ना। यहां पर अगर मैं डेसिमल लगा दूं तो ये भी सिग्निफिकेंट हो जाएगा। देखो यहां पर ये रूल थोड़ा सा वायलेशन होता है, जैसे 1320 लिखा है तो यहां पर इस जीरो का कोई सिग्निफिकेंस नहीं है, बट अगर यहां पर मैं लिख दूं 1320.0, देखो वैसे लग रहा है कि दोनों सेम है, 1320 और यहां 1320.0, लेकिन यहां पर सिग्निफिकेंट फिगर अगर मैं देखूंगा तो 5 आएंगे। ये दोनों जीरो का इंपॉर्टेंस आ गया। क्यों? क्योंकि यहां पर ये जीरो का सिग्निफिकेंस है। क्यों? जैसे 0.0 लगा, इसका मतलब क्या है, इस जीरो को मेजर किया गया। 0.0 मतलब 0.0 के बाद 0.1 भी आ सकता है, 0.2 आ सकता है ना। यहां पर क्या है, यहां पर इस जीरो का कोई इंपॉर्टेंस नहीं है। समझ रहे हो ना? तो ये चीज ध्यान रखना, सारी चीजों को छोड़ दो। अगर डेसिमल पॉइंट अब्सेंट है तो जो भी जीरो लास्ट में आएगा वो सिग्निफिकेंट नहीं होगा, लेकिन प्रेजेंट हो गया तो सारे जीरो जो लास्ट में आ रहे हैं यानी कि डेसिमल पॉइंट के राइट में आ रहे हैं वो सारे क्या होंगे, सिग्निफिकेंट। और ये जीरो जो है, ये वाला जीरो, जब ये सिग्निफिकेंट है और इधर भी सिग्निफिकेंट, तो दो सिग्निफिकेंट के बीच वाला जीरो भी अपने आप ही सिग्निफिकेंट होता है, इसलिए ये जीरो सिग्निफिकेंट हो गया। बताइए, ठीक है? तो कोई डेफिनेट क्वांटिटी के लिए सिग्निफिकेंट फिगर भी इनडेफिनेट होगा। और अगर कोई वैल्यू 10 की पावर में दे दी जाए, साइंटिफिक नोटेशन, लास्ट टाइम पे मैंने बताया था साइंटिफिक नोटेशन, अगर कोई वैल्यू 10 की पावर में दी जा रही है तो वहां पर केवल और केवल क्या, न्यूमेरिक पोर्शन रिप्रेजेंट करते हैं सिग्निफिकेंट फिगर को। तो ये लास्ट पॉइंट और है, लिख लीजिए, ओनली न्यूमेरिक पोर्शन रिप्रेजेंट सिग्फिग। कैसे देखते हैं? जैसे एवोगाड्रो नंबर क्या होता है, 6.022 इंटू 10 टू पावर 23। तो इसमें सिग्निफिकेंट फिगर क्या होगा, ये 10 की पावर कोई रिप्रेजेंटेशन नहीं करेगा, ये रिप्रेजेंट करेगा सिग्फिग। तो यहां पे सिग्फिग कितने आ गए, 4। ठीक है? जैसे ये डिजिट दे दी जाए 1.325 इंटू 10 टू पावर 12, तो यहां पे सिग्निफिकेंट फिगर कितने हैं, 4। 10 टू पावर से कोई मतलब नहीं है। जैसे लिख दिया जाए मान लो 1.6 इंटू 10 टू पावर -19, तो यहां पर सिग्निफिकेंट फिगर क्या होंगे, 2। पावर माइनस हो या प्लस हो कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो ये सारे सिग्निफिकेंट फिगर के रूल्स होते हैं। बताइए, अभी भी अगर ये सारे रूल्स आपको भूल जाएं, आप मान लो 7 रूल्स हैं, बहुत सारे रूल हैं ना, ये अगर आप मान लो भूल जाएं तो क्या कर सकते हैं? देखिए, अब एक सिंपल ट्रिक जिससे आपके सारे सिग्निफिकेंट नंबर्स आपको याद रहेंगे। क्या करेंगे? देखिए, इस तरह से लिखेंगे, नॉन जीरो डिजिट। पहला रूल यही कहता था कि सारे नॉन जीरो डिजिट क्या होते हैं, सिग्निफिकेंट होते हैं। ठीक है? यहां पर मैंने लिख दिया डी मीन्स डेसिमल, ध्यान से देखना, डेसिमल डीपी प्रेजेंट, अगर डेसिमल प्रेजेंट होगा। ठीक है? और इधर मैंने लिख दिया डेसिमल अब्सेंट। बहुत सिंपल ट्रिक है, इससे आप कर सकते हैं सारी चीजें। डेसिमल प्रेजेंट, डेसिमल अब्सेंट और नॉन जीरो डिजिट है। तो अगर डेसिमल प्रेजेंट है तो नॉन जीरो डिजिट सबसे स्टार्ट करेंगे, नॉन जीरो डिजिट से, और उसके राइट साइड में जाएंगे। जितने भी नंबर्स आएंगे, जीरो हो या नहीं हो, कुछ भी हो, सबको कैलकुलेट कर लेंगे, सबका टोटल कर लेंगे, और वो सारा क्या होगा, सिग्निफिकेंट फिगर। और अगर डेसिमल अब्सेंट होगा तो फिर हम उसके लेफ्ट साइड में जाएंगे, किसके, नॉन जीरो, फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट, यहां पे फर्स्ट लिख सकते हैं, फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट के लेफ्ट में जाके जितना भी नंबर्स होगा सबको काउंट करेंगे और वो सारे आ जाएंगे सिग्निफिकेंट फिगर। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इससे अब देखिए हम कैलकुलेशन बहुत आसान कर सकते हैं। कुछ एग्जाम्पल कैलकुलेट करते हैं। देखिए पॉइंट नंबर 1 जैसे लिख दिया है, ठीक है, 3.0203, 4.0320, 0.0032, ठीक।
उसके बाद मैंने लिख दिया यहाँ पर 32500 96.05020। ठीक है, ये कुछ पॉइंट्स हैं, इनसे हमें सिग्निफिकेंट फिगर पता करना है। ये नंबर्स हैं। अब देखिए यहाँ पर अप्लाई करते हैं। कह रहा है नॉन जीरो डिजिट, देखो ये है फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट, डेसिमल प्रेजेंट है, डेसिमल प्रेजेंट है, नॉन जीरो डिजिट। हमने क्या बोला, फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट के राइट में जाओ, यहाँ पर ऐसे लाइन खींच दो, राइट में जाओ, राइट में जो भी हो, नंबर हो, जीरो हो, नॉन नंबर हो, कुछ भी हो, सबको काउंट कर लो। कितना आ रहा है? 3। सिग्निफिकेंट फिगर कितना आ गया? 3। बिल्कुल सिंपल, कोई रूलिंग नहीं, कुछ भी नहीं, केवल इस लॉजिक से काम करेंगे, बाकी सब हो जाएगा आसानी से। देखिए डेसिमल प्रेजेंट है, फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट कहाँ है? ये नहीं, सॉरी, यहाँ पर है डेसिमल प्रेजेंट, फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट इधर। तो यहां से स्टार्ट करिए और राइट में जितने भी नंबर हैं काउंट करो, 1 2 3 4 5। कितने सिग्निफिकेंट फिगर हो गए? 5। डेसिमल प्रेजेंट, फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट ये है, और इसके इधर सारा काउंट कर लो, 1 2 3 4 5। ठीक है, डेसिमल प्रेजेंट, फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट देखो इधर है, कहीं कुछ नहीं है, यहां पर है, तो बस डेसिमल पॉइंट के इधर देखो तो यहां पर 2 आ गया। यहां देखो डेसिमल अब्सेंट, तो अब इधर जाना है, वो भी कहां? फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट से। देखो फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट ये है, इधर जाएंगे, काउंट करेंगे, कितने आएंगे? 3। यहां पर डेसिमल प्रेजेंट है, फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट इधर है, सारा कुछ काउंट कर लो, 1 2 3 4 5 6। है आसान, कर लेंगे ना? ठीक है, तो इस तरह से, इस ट्रिक से सारे जितने भी रूल हैं सब इसमें आ जाते हैं, कोई भी दिक्कत नहीं आएगी, आप सारे कर सकते हैं। ठीक है, कुछ एक और करते हैं। 7 0.00203 22 into 10 to power 10 2020.0 0.2000 1.2397 1.0001। ठीक, इनको और देख लेते हैं, एक और देख लेते हैं, 90000। ठीक है, ये इस तरह से देखिए, फिर वही रूल अप्लाई करेंगे। एक बार फिर से देखिए, इसको 1-2 बार अगर रिपीट करेंगे अपने आप हो जाएगा। डेसिमल प्रेजेंट, फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट के राइट साइड जाना है। डेसिमल प्रेजेंट राइट साइड से ही चेक करो, फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट क्या है? 2 है। तो यहां पर हमने लाइन खींची और इसके राइट साइड में जितने भी नंबर्स हैं, चाहे वो 0 हो या वो नॉन जीरो डिजिट हो, उनको काउंट कर लो। कितना आ रहा है? 3। ठीक, यहां पर देखो, यहां पर कोई, यहां पर तो वही रूल है, वो रूल नंबर लास्ट वाला, 10 की पावर से कोई मतलब नहीं है, जो भी नंबर्स होगा वही होगा सिग्निफिकेंट फिगर। नॉन जीरो डिजिट दोनों हैं, डेसिमल अब्सेंट है, कोई बात नहीं, किधर भी जाओ, फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट के इधर जाओगे, कोई भी नंबर्स आएगा वो सब क्या होगा? सिग्निफिकेंट हो गया। यहां देखो डेसिमल पॉइंट प्रेजेंट है, फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट ये है, इसके राइट साइड में जाइए, 1 2 3 4 5, सारा काउंट कर लीजिए, 5 हो गया। ठीक, यहां देखिएगा डेसिमल प्रेजेंट, फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट 2, 1 2 3 4, सारा काउंट कर लो। डेसिमल प्रेजेंट, फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट यहां है, सारा काउंट कर लो, 5। डेसिमल प्रेजेंट है, फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट 5, और यहां पर डेसिमल अब्सेंट, तो फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट 9, इसके लेफ्ट में जाना है, तो यहां हो गया 1। ठीक है, तो ये आपके सिग्निफिकेंट नंबर्स के बारे में क्लियर हुआ। ट्रिक अच्छी है, समझ आई, हो गया ना? कर लीजिए, इसको प्रैक्टिस करिए। आई थिंक सारी प्रॉब्लम सिग्निफिकेंट नंबर से रिलेटेड आप इस ट्रिक के थ्रू कर सकते हो। ठीक है, तो यहां से सिग्निफिकेंट फिगर खत्म होते हैं। अब कुछ राउंडिंग ऑफ, जैसे मान लो कोई नंबर है, उसको राउंड ऑफ कैसे करते हैं, तो वो कुछ रूल हैं, उनको भी कर लेते हैं, और उसके बाद पढ़ेंगे लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशंस। जैसे रूल्स फॉर राउंडिंग ऑफ
कोई सिग्निफिकेंट फिगर दिया है, उसको राउंडिंग ऑफ करने के क्या क्या रूल हैं वो हम लोग सीखते हैं। पहला रूल, इफ लास्ट डिजिट, जो लास्ट डिजिट है मोर देन 5, अगर लास्ट डिजिट जो होती है मोर देन 5 होती है, देन लास्ट डिजिट अगर मोर देन 5 होती है तो क्या करते हैं, 1 को ऐड कर देते, देन 1 इज एडेड टू प्रिसाइड वैल्यू, जो भी प्रीसीडिंग नंबर्स होता है या वैल्यू होती है, प्रीसीडिंग नंबर। ठीक है, कैसे देखो, इफ लास्ट डिजिट मोर देन 5 है तो 1 ऐड कर देंगे प्रीसीडिंग नंबर पे। जैसे मान लो एग्जांपल ले लिया हमने 6.27, ठीक, लास्ट डिजिट मोर देन 5, तो क्या करेंगे, उसके पीछे वाला प्रीसीडिंग नंबर क्या होता है, जो पीछे होता है, लास्ट डिजिट मोर देन 5 है तो 1 ऐड करेंगे प्रीसीडिंग नंबर पे, तो आ जाएगा क्या 6.3, तो ये होगा राउंड ऑफ करके, यानी 6.27 को हम लिख सकते हैं 6.3। ठीक है, जैसे मैं लिख दूं 6.76, लास्ट डिजिट मोर देन 5 तो +1 करो, क्या हो जाएगा 6.8, बताइए। ठीक है, अगला रूल कहता है इफ लास्ट डिजिट लेस देन 5, लास्ट डिजिट जो है लेस देन 5 है, देन प्रीसीडिंग नंबर रिमेन अनचेंज्ड, रिमेन अनचेंज्ड, प्रीसीडिंग नंबर क्या होगा, अनचेंज्ड बना रहेगा। जैसे मान लो लिख दिया हो मैंने 7.34, लास्ट डिजिट लेस देन 5, तो इसका जो आंसर आएगा वो क्या होगा 7.3, राउंड ऑफ करके यही लिखेंगे। ठीक है, जैसे लिखा हो मान लो 8.42, तो देखो लास्ट डिजिट क्या है, लेस देन 5 है, तो इसका राउंड ऑफ करके लिखेंगे, क्या आएगा 8.4। ठीक है, तो ये दो आपके राउंड ऑफ फिगर रूल है। इसके अलावा दो और रूल होते हैं, वो भी देख लेते हैं। अगर लास्ट डिजिट सपोज 5 ही आ गई तो क्या होगा, अगर लास्ट डिजिट 5 आ गई तो क्या होगा, तो रूल नंबर 3, इफ लास्ट डिजिट इज 5 देन, तो देखिए इसमें दो केस बनते हैं, इफ प्रीसीडिंग नंबर इज ऑड, अगर प्रीसीडिंग नंबर ऑड है, देन ऐड 1 इन प्रीसीडिंग नंबर। अगर ऑड है तो आपको ऐड करना पड़ेगा, याद रखिए, ऑड से ऐड। ठीक है, ऑड है तो क्या करना पड़ेगा, ऐड करना पड़ेगा। इवन है तो नो ऐड, ऑड है तो ऐड है, इवन है तो नो ऐड है। ठीक है, तो ऑड है तो ऐड करना पड़ेगा, यानी कि एग्जांपल देखिए, समझिए, मान लो लिख दिया 6.375, लास्ट डिजिट 5 है, प्रीसीडिंग नंबर ऑड है, 1 को ऐड करो, आंसर आएगा 6.38, बताइए। ठीक, इसके बाद देखिए नेक्स्ट कह रहा है कि अगर प्रीसीडिंग नंबर, इफ प्रीसीडिंग नंबर, प्रीसीडिंग मींस लास्ट के बाद वाला, सेकेंड लास्ट, इफ प्रीसीडिंग नंबर इज इवन, देन नो चेंज इन प्रीसीडिंग नंबर, प्रीसीडिंग नंबर में कोई भी चेंज नहीं आएगा। जैसे एग्जाम्पल करते हैं, मैंने लिख दिया मान लो क्या 6.365, तो यहां पे लास्ट डिजिट क्या है
5 है और उसके लास्ट वाला प्रीसीडिंग नंबर क्या है, इवन है, तो नो चेंज, यानी कि इसका आंसर आएगा राउंड ऑफ करके 6.36 ही रहेगा, नो चेंज। अगर ऑड है तो ऐड करो, इवन है तो नो चेंज। ठीक, तो ये थे रूल ऑफ राउंडिंग ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर। इसके बाद एक छोटा सा पॉइंट और रह जाता है कि अगर सिग्निफिकेंट फिगर्स को ऐड करो, मल्टीप्लाई करो, सब्सट्रैक्ट करो तो क्या होगा। तो उसमें एक चीज याद रखिए, अगर कई सारी वैल्यूज हैं और उनको मुझे ऐड करना है या मल्टीप्लाई करना है, रूल फॉर एडिंग सिग फिग, एडिंग या सब्सट्रैक्टिंग या मल्टीप्लाइंग या डिवीजन, कुछ भी हो, ठीक है, ऑफ सिग फिग, तो उसमें क्या होता है, तो उसमें सिर्फ इतना याद रखना है, मान लो हमें कोई 4 या 3 वैल्यू ऐड करनी है, जैसे मैंने लिख दिया 3.26, मैंने लिख दिया 2.223, मैंने लिख दिया 2.9542 और मुझे ये सब ऐड करना है, ठीक है। तो आंसर देखिए क्या आएगा, 2 4 3 7, 5 2 7 और 6 13, 1 कैरी 9 4 13 और 14, ठीक है, और 1 कैरी हो गया तो वो हो गया 4 2 6 2 8, ये आ रहा है आंसर 8.4372। क्या ये आंसर एग्जैक्ट है? नहीं, ये आंसर सही नहीं है। तो यहां पर याद रखेंगे कि अगर हमें कई सारी वैल्यू ऐड करनी हो या सब्ट्रैक्ट करनी हो या मल्टीप्लाई करनी हो तो उसमें हम हमेशा इस चीज का ध्यान रखेंगे, जो भी आंसर आएगा उसमें मिनिमम वैल्यू होनी चाहिए सिग्निफिकेंट फिगर की, जो हमने कैलकुलेशन के पहले ली थी। तो यहां देखो, यहां 3.26 में कितने सिग्निफिकेंट फिगर है? 3, यहां पर 4, यहां पर 5। तो ये जो आंसर आएगा वो लीस्ट के लिए आना चाहिए, यानी कि आंसर रिप्रेजेंट द लीस्ट सिग्निफिकेंट फिगर, लीस्ट सिग फिग, जो आंसर रिप्रेजेंट करेगा वो क्या होगा? लीस्ट सिग्निफिकेंट फिगर रिप्रेजेंट करेगा, यानी कि मैं इसको लिखूंगा 8.43, यस और नो। अब देख लीजिए, राउंड ऑफ करना पड़ेगा, क्यों? क्योंकि देखिए 8.43 दो टर्म तक लिखना है, लेकिन लास्ट डिजिट क्या है? मोर देन 5। अभी राउंड ऑफ सीखा, लास्ट डिजिट मोर देन 5 आ रही है तो सेकेंड यानी प्रीसीडिंग वैल्यू में 1 ऐड करना है ना, तो यहां पर क्या हो जाएगा? 8.43 की जगह 44, ये आंसर आएगा, ये होगा एग्जैक्ट आंसर। आपको एग्जाम में बहुत सारी वैल्यू दे दी जाएंगी और आप सोचेंगे कि कैलकुलेशन से तो ये आ रहा, नहीं। हमेशा ध्यान रखना कि सिग्निफिकेंट नंबर्स, सिग्निफिकेंट फिगर, जो भी कैलकुलेट, जो भी ऐड कर रहे हो नंबर्स, उसमें जो वैल्यू या जो नंबर सबसे कम सिग्निफिकेंट फिगर रिप्रेजेंट करता है, आंसर भी उतना ही होगा, मिनिमम नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर रिप्रेजेंट करने वाला, और उसमें जो आंसर आएगा उसको राउंड ऑफ करके आपको लिखना पड़ेगा, ठीक है। तो ये एडिंग हो या सब्ट्रैक्शन हो या मल्टीप्लिकेशन हो या डिवीजन हो, सभी में इसी तरह का रूल याद रखना है। जैसे मान लो कोई मल्टीप्लिकेशन का आ गया 2.5 इंटू 5.678 और कह रहा है कि इसका आंसर क्या आएगा, तो इसका आंसर दो ही टर्म में आना चाहिए, ठीक है। इसको कैलकुलेट करके जो भी आंसर आएगा वो क्या आना चाहिए? 2 टर्म में ही। अगर वो बहुत सारे टर्म में आ रहा है तो क्या करेंगे? राउंड ऑफ करके 2 टर्म में ही लिखना पड़ेगा, ठीक है। ये चीज ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पर सारा सिग्निफिकेंट फिगर के बारे में आई थिंक सारी प्रॉब्लम्स खत्म हो गई हैं आपकी, ठीक है, क्लियर है, सब कर लेंगे ना, राउंड ऑफ कर लिया, सिग्निफिकेंट नंबर पहचानना, ये सब चीजें एक बार घर पे प्रैक्टिस करिए, सब हो जाएंगी। तो अब लास्ट टॉपिक जो आज हम लोग डिसाइड करने वाले थे कि लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशंस क्या होते हैं। लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन, एक्चुअली फर्स्ट चैप्टर में जो पीछे का जो भी बेसिक्स दिया गया था वो उतना रिप्रेजेंटेशन नहीं शो कर रहा था चैप्टर का, क्योंकि वो आपके फिजिक्स में भी आपको दिया गया है, पूछा गया है, और केमिस्ट्री में यहाँ से हम लोग स्टार्ट कर सकते हैं। हालांकि 9th में आपने लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन पढ़ रखे हैं, फिर भी देखते हैं। तो लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन का यूज क्या है? कुल मिला के 5 लॉज बनते हैं, जो लॉज ये डिसाइड करते हैं कि कैसे एलिमेंट कंबाइन होकर कंपाउंड बनाते हैं।
और वो कौन डिसाइड करता है? ये लॉज डिसाइड करते हैं। देयर आर 5 लॉज विच डिसाइड दैट हाउ एलिमेंट कंबाइन एंड फॉर्म कंपाउंड। ठीक है, तो देयर आर 5 लॉज विच डिसाइड हाउ एलिमेंट कंबाइन एंड कंपाउंड, यानी कि एलिमेंट जब कंबाइन करेंगे तो उनमें मास में क्या चेंजेस आएगा, उनका रेशियो क्या हो सकता है, जब एक ही टाइप के एलिमेंट कंबाइन करते हैं तो कितने टाइप के कंपाउंड बनाते हैं, ये सारी चीजें हम इन लॉज के थ्रू समझ सकते हैं। हालांकि आज मॉडर्न टाइम में काफी लॉज जो है ये फेल हो गए थे। उस टाइम पे जब केमिस्ट्री बहुत ज्यादा डिस्कवर नहीं हुई थी, लेवोसियर के टाइम पर ये लॉज आए थे, तो लेवोसियर के टाइम पे स्टार्टिंग थी केमिस्ट्री की, तब इन लॉज का कुछ यूज था, कुछ बनता था। आजकल तो ये सारे लॉज हमारे फेल होते जा रहे हैं बारी बारी से, तो हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन है। सबसे पहले वाला लॉज आता है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। देखिए क्या होता है पहला लॉज, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। जैसा नाम ही है, कह रहा है कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास क्या कहता है कि मास किसी भी एटम में कैन नाइदर बी क्रिएटेड, कोई भी मैटर है, मास ऑफ मैटर कैन नाइदर क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पढ़ा है ना, वही यहां पर भी अप्लाई कर दिया है कि किसी भी मैटर का या किसी भी एटम का मास जो है वो ना तो क्रिएट किया जा सकता है ना डिस्ट्रॉय किया जा सकता है। यानी कि कोई भी रिएक्शन आपको दी जाए ए और बी और वो कन्वर्ट हो रहा है सी प्लस डी में, ये जो होते हैं वो क्या होते हैं, रिएक्टेंट, है ना, और जो बनता है वो क्या होता है, प्रोडक्ट, पता है ना। तो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट में ये चीज देखिएगा, जो रिएक्टेंट्स होते हैं उनका मास, जो पहला लॉ कह रहा है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, वो क्या कह रहा है कि मास ऑफ रिएक्टेंट जो है वो ऑलवेज इक्वल टू रहेगा किसके, मास ऑफ प्रोडक्ट के। यही है फर्स्ट लॉ, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। एग्जाम्पल के थ्रू समझ सकते हैं। मान लो हमने क्या किया, कार्बन और ऑक्सीजन को ऐड किया और बन गया कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, कार्बन का एटॉमिक मास कितना होता है 12, ऑक्सीजन का एटॉमिक मास कितना होता है 16, ऑक्सीजन है कितने 2, तो मास ऑफ रिएक्टेंट, टोटल मास की बात कर रहे हैं, तो मास ऑफ रिएक्टेंट कितना होगा 12 प्लस 16 इंटू 2, दैट इज क्या आ गया 12 प्लस 32 कितना हो गया 44। और यहां पर CO2 का मास अगर निकाल लो तो कितना आएगा, C मतलब 12 प्लस 2 इंटू 16, ऑक्सीजन का मास 16 होता है तो ये आएगा 44। यानी कि मास ऑफ रिएक्टेंट क्या है, मास ऑफ प्रोडक्ट के बिल्कुल इक्वल। तो ये कहलाता है पहला लॉ, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। इसके न्यूमेरिकल हालांकि ज्यादा है नहीं, फिर भी एक न्यूमेरिकल आई थिंक जो मेरे को अच्छा लगा वो मैं आपको बताऊंगा, अभी करते हैं। तो क्वेश्चन डालते हैं, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास का न्यूमेरिकल कैसे आ सकता है, आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। क्या है देखिए, क्वेश्चन कह रहा है कि 1.5 ग्राम ऑफ एथेन, 1.5 ग्राम ऑफ एथेन C2H6 ऑन कंप्लीट कंबसन, ऑन कंप्लीट कंबसन, कंबसन में क्या होता है, ऑक्सीजन की जरूरत पड़ती है ना, ऑन कंप्लीट कंबसन गिव 4.4 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड एंड 2.7 ग्राम वाटर। कह रहा है कि 1.5 ग्राम एथेन जो है कंप्लीट कंबसन पर 4.4 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड दे रहा है और 2.7 ग्राम वाटर दे रहा है, so that the reaction obey law of conservation of mass। ये प्रूव करना है। देखिए, तो सबसे पहले तो हमें ये देखना होगा कि इसमें रिएक्शन बनाओ। हम क्या करेंगे, एक रिएक्शन बनाएंगे। रिएक्शन में लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास क्या कह रहा है, टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट विल बी इक्वल टू द टोटल मास ऑफ प्रोडक्ट। तो यहां पर सबसे पहले हम रिएक्शन बनाएंगे और रिएक्शन में फिर रिएक्टेंट का मास काउंट करेंगे और उसके बाद प्रोडक्ट का मास काउंट करेंगे। अगर इक्वल आ रहा है तो हमारा फार्मूला सही है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन मास अप्लाई हो जाएगा।
तो बस सबसे पहले तो हम काम करेंगे, रिएक्शन बनाएंगे। तो देखो क्या कह रहा है, C2H6 जो है ये कंबस्शन किसकी प्रेजेंस में होता है, ऑक्सीजन की, यानी कि C2H6 की रिएक्शन कराएंगे ऑक्सीजन के साथ और बनाएगा क्या, CO2 प्लस H2O। तो सबसे पहले तो आपको जानकारी होनी चाहिए कि कैसे हम रिएक्शन को बैलेंस करते हैं। तो रिएक्शन बैलेंसिंग के बारे में अगर नहीं पता है तो मैं आपको एक छोटी सी ट्रिक बताता हूं। सबसे पहले MnHO, MnHO, कोई भी कंपाउंड हो, कोई भी रिएक्शन को बैलेंस करना हो, छोटी सी रिएक्शन हो, तो उसमें ये ट्रिक अप्लाई करेंगे, MnHO, MnHO। M मींस मेटल, सबसे पहले हमें क्या करना होता है, मेटल को बैलेंस करना होता है। फिर N मींस नॉन मेटल, फिर नॉन मेटल को बैलेंस करेंगे। हालांकि H और O नॉन मेटल है, लेकिन उसके अलावा जो नॉन मेटल होगा उसको बैलेंस करेंगे। और उसके बाद H मींस हाइड्रोजन को बैलेंस करेंगे और उसके बाद O मींस ऑक्सीजन को बैलेंस करेंगे। तो देखिए कैसे कर सकते हैं, मेटल तो है नहीं हमारे इस रिएक्शंस में, तो मेटल को बैलेंस करने की जरूरत नहीं है। नॉन मेटल CHO, तीनों नॉन मेटल हैं, H और O को छोड़ो तो कार्बन, कार्बन यहाँ कितने हैं, 2, यहाँ पर कितना है, 1, तो 2 से मल्टीप्लाई कर दो, कार्बन बैलेंस हो गए। ठीक, उसके बाद बैलेंस करो हाइड्रोजन को, हाइड्रोजन यहाँ पर कितने हैं, 6, और यहाँ कितने हैं, 2, तो यहाँ पर 6 है, यहाँ 2 है, यानी कि यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे हम कितने का, 3 का, तो 3 हाइड्रोजन हो गए, 6 हाइड्रोजन हो गए, बैलेंस हो गए ना। देखिए हाइड्रोजन आपके बैलेंस हो चुके हैं, कार्बन आपके बैलेंस हो चुके हैं, लास्ट बचता है आपका ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन यहाँ पर कितने हैं, देखो 2, यहाँ कितने हैं 4, और यहाँ कितने हैं 3, तो टोटल ऑक्सीजन राइट हैंड साइड में कितने हैं 7, और यहाँ पर कितने हैं 2। तो ऑक्सीजन के केस में जब कभी भी आपका इवन और ऑड का रेशियो हो तो उसके लिए भी एक लॉजिक याद रखना। अगर यहाँ पे मान लो 6 ऑक्सीजन होते तो ये आसान था, यहाँ पे 2 में 3 का मल्टीप्लाई कर देते तो क्या हो जाता है ऑक्सीजन बैलेंस। लेकिन अगर इवन ऑड का रेशियो हो तो जो ऑड नंबर होगा उसका हाफ करके यहाँ पर मल्टीप्लाई कर देंगे। ये चीज याद रहे। मैंने क्या बोला, मैंने कहा कि अगर इवन नंबर्स हैं, जैसे मान लो यहाँ पर 6 ऑक्सीजन होते और यहाँ पर 2 ऑक्सीजन है, तो हम क्या करते हैं, इस 2 ऑक्सीजन में 3 का मल्टीप्लाई करके ऑक्सीजन बैलेंस हो जाते हैं। लेकिन यहाँ पर ऑड है, यहाँ पर इवन है, तो जो ऑड नंबर है उसका जस्ट हाफ करके यहाँ पर मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, तो हाफ कर देंगे तो देखो 7/2 क्या हुआ, 3.5, और 3.5 का 2 जा क्या होता है 7, यानी कि ओवरऑल 7 ऑक्सीजन ही तो उधर हुए, इधर भी 7 हुए। ठीक, अब ये कोई भी नंबर जो होते हैं फ्रैक्शन में नहीं होते हैं, ठीक है, मान लेते हैं फ्रैक्शन में नहीं होते, तो क्या करेंगे, पूरी रिएक्शन में 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे और हमारी फाइनल रिएक्शन हमको मिल जाएगी। क्या फाइनल रिएक्शन मिलेगी, देखिए, और वो रिएक्शन जो फाइनल मिलेगी वो बैलेंस होगी। कैसे, देखो 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो 2C2H6 प्लस 7O2, इट विल गिव यू 4CO2 प्लस 6H2O। ये मिल गई फाइनल रिएक्शन। बस ये रिएक्शन को बैलेंस क्यों किया, क्या किया, किस लिए किया, ये सब चीजें अभी आपको हम बताते हैं क्यों करना पड़ रहा है ये सब। क्योंकि आप देखिए आपके क्वेश्चन में आपको इथेन का मास दिया गया है, कितना है 1.5 ग्राम, और आपको क्वेश्चन में कार्बन डाइऑक्साइड का मास दिया है 4.4 ग्राम, वाटर का मास दिया है 2.7 ग्राम, ऑक्सीजन का मास नहीं दिया गया आपको। अगर इसका मास आ जाए, इसका मास हम निकाल लें, तो इसका मास और इसके मास को जोड़ देंगे और इन दोनों के मास को जोड़ देंगे, दोनों का जो कैलकुलेशन आएगा वो अगर इक्वल आ रहा है तो हमारा लॉस प्रूव हो जाएगा। मास समझ रहे हो। तो ऑक्सीजन का मास नहीं दिया है तो उस वजह से हमको क्या करना पड़ रहा है, ये सब चीजें करनी पड़ रही हैं। ठीक है, तो सबसे पहले तो हम इसका मास निकालेंगे। कैसे मास निकालेंगे, उसके लिए हम क्या करेंगे, उसके लिए हम इसकी हेल्प लेंगे। देखो 2 मोल एथेन के लिए हमें कितने मोल चाहिए, 7 मोल ऑक्सीजन। तो हमें यह पता करना है अगर हमारे पास एथेन 1.5 ग्राम है तो उसमें कितने मोल एथेन यूज की होगी, और उतने मोल एथेन के लिए हमें ऑक्सीजन कितना चाहिए। यानी कि सबसे पहले हम निकालेंगे यहां पर मोल ऑफ एथेन। नाइन्थ में आपने, हालांकि आगे अगला टॉपिक हमारा यही मोल कॉन्सेप्ट ही होने वाला है, अभी के लिए फिलहाल में एक फार्मूला याद रखिएगा, मोल इज इक्वल टू वेट अपॉन मोलिकुलर वेट। 9th में आपने ये पढ़ा होगा फार्मूला, अभी फिर से इसको रिवाइज करेंगे। अभी के लिए फिलहाल में ये समझ लीजिए कि मोल क्या होते हैं, वेट अपॉन मोलिकुलर वेट। तो मोल ऑफ एथेन इज इक्वल टू फार्मूला लगाएंगे वेट अपॉन मोलिकुलर वेट। तो यहां से देखो एथेन का वेट कितना दिया गया है 1.5, मोलिकुलर वेट एथेन का निकाल लीजिए कितना आएगा, मोलिकुलर वेट एथेन का
C2H6, C2H6 2 इंटू C का एटॉमिक वेट कितना होता है 12, 6 इंटू 1 हाइड्रोजन का ये 1 होता है, तो 12 2 जा 24 प्लस 6, तो ये आ जाएगा आपका 30, यानी कि 1.5 अपॉन 30, पॉइंट से 0 बढ़ाएंगे तो ये हो जाएगा 15 अपॉन 300 और इसको कर देंगे 15 2 जा, यानी कि 1/20। ये आ रहा है, देखिए मोल ऑफ एथेन 1/20 मोल्स। यानी कि जो हमें क्वेश्चन में दिया गया है वो ये नहीं कह रहा है कि 2 मोल चाहिए, हमें कह रहा है 1.5 ग्राम, और 1.5 ग्राम में कितने मोल यूज किए गए हैं 1/20 मोल। अब देखिए यहां से आप यूनिटरी मेथड लगा सकते हैं कि 2 मोल एथेन के लिए हमें कितने ऑक्सीजन मोल चाहिए 7 मोल, इसलिए हम रिएक्शन को बैलेंस कर रहे थे। 2 मोल एथेन के लिए हमें 7 मोल ऑक्सीजन की आवश्यकता है, तो 1/20 मोल एथेन के लिए कितने मोल ऑक्सीजन की नीड होगी, और वो मोल आ जाएंगे तो वहां से हम वेट निकाल लेंगे। देखिए कैसे करते हैं, यहां तक क्लियर हुआ, ठीक है। अब देखिए यहां पर क्या कर सकते हैं, यहां पर हम लगा सकते हैं क्या, सिंस 2 मोल of ethane required 7 मोल ऑक्सीजन, ठीक है, तो 1 मोल एथेन के लिए क्या हो जाएगा 7/2 मोल ऑक्सीजन, और हमारा दिया कितना है 1/20 मोल। एथेन के लिए हमें ऑक्सीजन के कितने मोल चाहिए, तो 7/2 और इंटू 1/20 मोल ऑफ ऑक्सीजन चाहिए हमको, है ना। 1/20 मोल के लिए कितने ऑक्सीजन के मोल चाहिए, इतने, और ये क्या आ जाएगा, ये आएगा 7/40 मोल ऑफ ऑक्सीजन। अब देखिए ऑक्सीजन के मोल पता चल गए हमको। जब हमें ऑक्सीजन के मोल पता चल गए, ऑक्सीजन का देखो फार्मूला क्या होता है, मोल इक्वल टू वेट अपॉन मोलिकुलर वेट। मोल हमको पता चल गए हैं, मोलिकुलर वेट ऑक्सीजन का हम जानते हैं, ऑक्सीजन का वेट आ जाएगा, प्रॉब्लम सॉल्व। बात समझ में आ रही है। सबसे पहले हमने मोल ऑफ एथेन क्यों निकाले, क्योंकि वेट एथेन का दिया था, वहां से मोल निकाल लेंगे तो उससे हमें यह क्लियर हो जाएगा कि इतने मोल्स के लिए ऑक्सीजन के कितने मोल चाहिए, क्योंकि यहां तो 2 मोल के लिए 7 मोल चाहिए ना। आप ये नहीं कह सकते कि 7 मोल ऑक्सीजन है तो ऑक्सीजन के फार्मूले में रखो मोल 7 रखो और यहां से वेट आ जाएगा, मोलिकुलर वेट पता है, नहीं। अब 1.5 ग्राम में कितने मोल यूटिलाइज किए गए 1/20, तो 1/20 मोल एथेन के लिए हमें इतने मोल ऑक्सीजन चाहिए। अब ये है मोल ऑफ ऑक्सीजन, और यहां से हमारी वैल्यू आ जाएगी किसकी, ऑक्सीजन की, तो वो हम यहां पर कर सकते हैं इधर, ठीक है। तो देखिए अब हम यहां पर लिख सकते हैं मोल इक्वल टू फार्मूला होता है वेट अपॉन मोलिकुलर वेट, और हम मोल किसकी बात कर रहे हैं, मोल ऑफ ऑक्सीजन की, ठीक है। तो यहां से वेट ऑफ ऑक्सीजन निकल आएगा, और वो यहां रख के हम कैलकुलेशन सॉल्व कर लेंगे। हमें हमारा मेन टारगेट ये सब करने का क्या था, इसका वेट निकालना, ठीक है, तो वही हम लोग करने जा रहे हैं। तो मोल ऑफ ऑक्सीजन कितना दिया गया है 7/40, वेट ऑफ ऑक्सीजन निकालना है। मोलिकुलर वेट ऑफ ऑक्सीजन कितना होता है, ऑक्सीजन O2, ऑक्सीजन का 16, तो O2 का क्या होगा 32, तो यहां से वेट इक्वल टू क्या आ जाएगा आपका, वेट इक्वल टू आ जाएगा आपका 32 इंटू 7/40, ये कितना आएगा 4 8 जा 32 और 4 10, ये 8 कर सकते हैं, हाँ 8 4 जा 32 और 8 5 जा 40, तो ये हो जाएगा 28/5, है ना, और ये हो जाएगा 5.6 आई थिंक, वेट इज इक्वल टू 5.6 ग्राम, देखिए 5.6 ग्राम। तो ये क्या आया, वेट ऑफ ऑक्सीजन। बताइए जब वेट ऑफ ऑक्सीजन 5.6 ग्राम आया, इस वेट को यहाँ रखेंगे और अब हमारा कैलकुलेशन बहुत आसान हो गया। मैं इसको मिटा दे रहा हूँ, ठीक है, आई थिंक आप लोगों ने नोट कर लिया होगा। क्वेश्चन इंटरेस्टिंग था, देखिए क्या होगा इसमें, वेट ऑफ ऑक्सीजन निकल आया, वेट ऑफ ऑक्सीजन कितना निकला है 5.6 ग्राम। तो यहां पर लिखेंगे अप्लाइंग लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। जब अप्लाई करेंगे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास तो देखिए क्या आएगा,
क्या फार्मूला होता था, मतलब लॉ क्या होता था, मास ऑफ रिएक्टेंट इक्वल टू मास ऑफ प्रोडक्ट। देखिए यहां पर जब अप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, मास ऑफ रिएक्टेंट कितना है 1.5, टोटल की बात कर रहा हूं, 1.5 प्लस 5.6, तो इसको सॉल्व करेंगे तो आएगा ये आपका 5 और 6 कितना हो गया 11, 5 1 6 और 7.1, ठीक है। और मास ऑफ प्रोडक्ट कितना है 4.4 प्लस 2.7, इसको सॉल्व करेंगे तो आएगा 4 और 7 11, 4 2 6 7.1। हैंस ये जो है क्या कह रही है, ये रिएक्शन जो है कंप्लीट कंबशन की ओबे कर रही है, तो लिखेंगे हैंस द रिएक्शन फॉलो द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, ठीक है। तो इस तरह से लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास के न्यूमेरिकल बन सकते हैं, थोड़े से आपके आईआईटी में ये सब क्वेश्चन आ सकते हैं, आपके एकेडमिक में आई थिंक ये क्वेश्चंस नहीं आपको मिलेंगे, बट आईटी और नीट वगैरह में ये क्वेश्चंस आपको प्रेफरेबली मिल जाएंगे, ठीक है। तो ये पहला लॉज आपका कंप्लीट हुआ, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। सेकेंड लॉ में आता है दैट इज कॉल्ड लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन। अच्छा, ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास सबसे पहला लॉ था, मैंने आपको बताया था फर्स्ट डे की लेवोसियर जो साइंटिस्ट थे जिनको फादर ऑफ मॉडर्न केमिस्ट्री बोला जाता है, लेवोसियर इज नोन एज फादर ऑफ मॉडर्न केमिस्ट्री, उन्होंने ये लॉ दिया था, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। उसके बाद एक साइंटिस्ट थे प्रोस्ट एक साइंटिस्ट आए थे PROUST, इन्होंने 1799 में अपना लॉ दिया था और उस लॉ का नाम था दैट इज सेकेंड लॉ, दैट इज लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन। तो ये दूसरा लॉ है दैट इज कॉल्ड लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन। डेफिनेट प्रोपोर्शन या कह सकते हैं कांस्टेंट प्रोपोर्शन, ठीक। तो प्रोस्ट ने 1799 में ये लॉ दिया था दैट इज लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन। इन्होंने बताया कि कोई कंपाउंड है, अ कंपाउंड ऑलवेज कंटेन एग्जैक्टली द सेम प्रोपोर्शन, अ कंपाउंड ऑलवेज कंटेन एग्जैक्टली द सेम proportion of element. A compound always contain exactly the same proportion of element by mass. ये इनका स्टेटमेंट था, बहुत ही शॉर्ट में स्टेटमेंट मैं आपको बता रहा हूं। इन्होंने बोला कि कोई भी कंपाउंड में एलिमेंट का जो प्रोपोर्शन होगा हमेशा सेम रहेगा अगर उनके मास के बारे में बात करें, ठीक है। कोई भी कंपाउंड अगर और किसी भी मेथड के थ्रू बनाया जाए, जैसे फॉर एग्जांपल मुझे कार्बन डाइऑक्साइड बनाना है, तो कार्बन डाइऑक्साइड को बनाने के कई सारे मेथड हैं। तो मैंने क्या किया, एक बार कैल्शियम कार्बोनेट को गर्म किया और हमने देखा कि उसमें से कार्बन डाइऑक्साइड निकली, ठीक है। दूसरे एक्सपेरिमेंट में हमने किया, कार्बन और ऑक्सीजन को मिलाया और कार्बन डाइऑक्साइड बना ली। तीसरे एक्सपेरिमेंट में हमने क्या किया, सोडियम बाइकार्बोनेट, 10th में रिएक्शन पढ़ी हुई होंगी आपने। सोडियम बाइकार्बोनेट को जब हीट करते हैं तो यहां पर सोडियम कार्बोनेट बनता है और साथ में वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड बनता है। तो ये कह रहे हैं प्रोस्ट कि जो भी कंपाउंड बन रहा है वो किसी भी मेथड के थ्रू बन रहा है, उसमें जो एलिमेंट का प्रोपोर्शन होगा वो हमेशा सेम आएगा। ये नहीं कि हम कार्बन और ऑक्सीजन को मिला के जो कार्बन डाइऑक्साइड बना रहे हैं उसमें एलिमेंट का प्रोपोर्शन बाय मास डिफरेंट हो और इसमें बाय मास सेम हो। सभी में ऑल थ्री में जो C और O2 का मास आएगा वो कितना आएगा, C का मास कितना होता है 12 और O का कितना होता है 16, कितने हैं 2, तो 12:32, हमेशा यही मास रहेगा किसी भी मेथड के थ्रू आप कार्बन डाइऑक्साइड अगर बनाओगे। बाद में आइसोटोप्स की डिस्कवरी हुई, वो सब चीजें आई तो वहां पर फिर ये जो लॉ था ये फेल हो गया। अच्छा, लॉ ऑफ जो कंजर्वेशन ऑफ मास था वो भी फेल हो गया, क्योंकि आप जानते हैं कि आइंस्टीन की इक्वेशन होती है E=mc²। कुछ मास, जब हम कोई लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास क्या कह रहा था कि टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट विल बी इक्वल टू द टोटल मास ऑफ प्रोडक्ट, वो भी मास, वो जो लॉ था वो भी फेल हुआ था इस वजह से, क्योंकि कई बार कुछ रिएक्शन में मास जो था वो एनर्जी के फॉर्म में इमिट हो जाता था। अब देखिए ना, E=mc², तो मास जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल एनर्जी के है, तो कुछ मास एनर्जी के फॉर्म में निकल जाता था जिसमें E=mc² लगता था स्टेटमेंट में, तो वहां पर वो लॉ भी फेल था और यहां पर ये लॉ भी फेल हो सकता है, इनफैक्ट हो ही गया है अगर हम यहां पर इनके आइसोटोप्स की बात करें। भाई आइसोटोप्स क्या होते हैं,
जिनके एटॉमिक मास डिफरेंट होते हैं। टॉप में गड़बड़, आइसोटोप्स जिनके एटॉमिक मास डिफरेंट होते हैं, वो सारे आइसोटोप्स होते हैं 1h1 1h2 1h3। कार्बन के भी तो आइसोटोप होते हैं 6c12 6c13। अगर यहाँ 12 की जगह हम 13 ले लें और यहाँ पर हमारा 12 ले लें, लो मास डिफरेंट हो गया, ये फेल हो गया लॉ। ठीक है, तो ये लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन था। इसके बाद बात करेंगे लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन की। लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन को डाल्टन ने डिराइव किया था, डाल्टन ने बताया था लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। डाल्टन के बारे में जानते हैं, सर जॉन डाल्टन, जिन्होंने सबसे पहले एटॉमिक मॉडल अपना दिया था और जिसमें उनके सारे पॉइंट लगभग फेल हो गए थे। तो ये सब पहले की डिस्कवरी थी जो लगभग फेल पाई गई थी। तो लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन क्या होता है वो हम उसके बारे में जानेंगे। तो हमारा थर्ड लॉ है, दैट इज लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। ये थोड़ा सा लंबा स्टेटमेंट इसका लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन का है। कह रहे हैं जब दो एलिमेंट कंबाइन करते हैं और मोर देन वन एलिमेंट कंपाउंड बनाते हैं, व्हेन टू एलिमेंट combine and form more than, when two element combine and form more than one compound, more than one compound, जब दो एलिमेंट कंबाइन करते हैं और जब मोर देन वन कंपाउंड बनाते हैं, देन mass of one element, then mass of one element which combine with fixed mass of other element, which combine with fixed mass of other element bear a simple ratio, bear a simple ratio। ये स्टैंजा था, इनका स्टेटमेंट था कि when two element combine and form more than one compound, then mass of one element which combine with fixed mass of other element bear a simple ratio या simple number। ठीक है, ये इन्होंने स्टेटमेंट दिया था। देखिए इसको कैसे समझते हैं, एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे। कह रहे हैं कि दो एलिमेंट हैं और कंबाइन कर रहे हैं और बना रहे एक से ज्यादा कंपाउंड। जैसे मान लो दो एलिमेंट हैं H और O, ये कंबाइन कर रहे हैं और बना रहे हैं एक से ज्यादा कंपाउंड, यानी कि H और O मिला के बनाया H2O और दूसरा मिलाया H और O मिला के बनाया H2O2। देखो ना, when two element combine and form more than one compound, दो एलिमेंट को कंबाइन करके हमने एक से ज्यादा कंपाउंड बना लिए। तो कह रहा है कि मास ऑफ वन एलिमेंट which combine with fixed mass of other element, यानी कि दूसरा एलिमेंट का मास फिक्स कर दिया। यहां देखो हाइड्रोजन फिक्स है, तो कह रहा है कि तो जो वो मास आएंगे वो एक सिंपल रेशियो बियर करेंगे। देखो कैसे, यहां पर H2O का मास देखो तो H2O 2 into 1 यानी 2, और ऑक्सीजन का मास कितना होता है 16। H2O2 यहां पर देखो 2 है और ऑक्सीजन का मास कितना है 32। तो क्या कह रहा है, मास ऑफ वन एलिमेंट विच कंबाइन विद फिक्स मास ऑफ अदर एलिमेंट बियर अ सिंपल रेशियो, यानी कि अगर ये फिक्स मास ऑफ अदर एलिमेंट तो ये मास जो है वन एलिमेंट का ये क्या कर रहा है, एक सिंपल रेशियो बियर कर रहा है। यही था लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। देखो ना 16:32 और ये क्या है सिंपल रेशियो 1:2। ठीक है, अगर नहीं क्लियर हुआ तो एक और एग्जांपल लेके देखते हैं। देखिए जैसे इससे आई थिंक सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। जैसे मान लो नाइट्रोजन और ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन के ऑक्साइड पढ़े हैं ना, ये मिलकर कंपाउंड बना रहे हैं। तो देखो N और O को मिला के हमें कंपाउंड बनाने हैं। ठीक है, देखिए क्या होंगे। तो N और O को मिला के कंपाउंड बनेंगे तो पहला बनेगा N2O, एक बनता है NO और एक बनता है आपका ऐसे बनाते हैं, एक बनता है NO और एक बना लेते हैं हम लोग NO2
हाँ NO, और एक बन रहा है आपका N2O3, एक होता है आपका NO2 और एक है आपका N2O5। ये देखिए, ये नाइट्रोजन के आपके क्या होते हैं, ऑक्साइड होते हैं, दैट इज नाइट्रस ऑक्साइड, सॉरी नाइट्रिक ऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड, नाइट्रोजन ट्राईऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन पेंटाऑक्साइड, ये होते हैं। ठीक है, अब ये देखना है हमको कि इसमें लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन अप्लाई हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, एक टेबल बनाते हैं और उसमें हम लिखते हैं नाइट्रोजन और ऑक्सीजन का मास। ठीक है, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन का हमने मास लिखना है और चेक करते हैं क्या होता है। क्या बियर एक फिक्स रेशियो है, सिंपल रेशियो बियर कर रहा है। देखो यहाँ नाइट्रोजन का मास कितना है, नाइट्रोजन का एटॉमिक मास होता है 14, 2 जा 28, और ऑक्सीजन का कितना है 16। नाइट्रोजन का कितना है 14, यहाँ एक ही ना 14, और यहाँ पर कितना होगा 16। यहाँ पर देखो नाइट्रोजन का एटॉमिक मास 14, 2 जा 28, यहाँ पर कितना होगा 16, 3 जा 48, यहाँ पे कितना है 14, यहाँ पे कितना है NO2 32, और यहाँ पर 28, और 16 5 जा 80 आई थिंक, है ना। अब ये कह रहा है, क्या लॉ कह रहा है कि जब दो एलिमेंट कंबाइन करते हैं और बनाते हैं मोर देन वन कंपाउंड, तो N और O ने कंबाइन किया और कई सारे कंपाउंड बना लिए। लाइन पढ़िएगा, तो कह रहा है कि मास ऑफ वन एलिमेंट, किसी एक एलिमेंट का मास जब वो कंबाइन करता है फिक्स मास ऑफ अदर एलिमेंट, ये देखिए ये इंपॉर्टेंट पॉइंट, विच कंबाइन विद फिक्स मास ऑफ अदर एलिमेंट। तो फिक्स मास का मतलब कि किसी एक एलिमेंट का मास मेरे को फिक्स करना है। तो यहां पर देख लो, अगर मैं नाइट्रोजन का मास फिक्स कर दूं तो फिर क्या आता है, क्या सिंपल रेशियो आता है? अभी सिंपल रेशियो नहीं है, 1 1 2 3 कुछ, अभी सिंपल रेशियो नहीं है। मुझे एक बार नाइट्रोजन को फिक्स करना है, तो नाइट्रोजन को फिक्स करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, देखो इस वाले नाइट्रोजन जो नाइट्रिक ऑक्साइड है NO में, इसमें 2 का मल्टीप्लाई कर दें और इसमें 2 का मल्टीप्लाई करते हैं, कर सकते हैं ना। तो इसमें हम 2 का मल्टीप्लाई करेंगे और इसमें हम 2 का मल्टीप्लाई करेंगे, तो देखिए ये क्या आ जाएगा, अगर नई टैली बनाए इसकी तो ये आ जाएगा, यहां पर आपका हो गया, ये यहीं पर लिख सकते हैं। देखो ये आपका क्या हो जाएगा फिर N2O2 और ये हो जाएगा N2O4, बताओ ठीक। तो ये N2O2, ये N2O4। अब देखो नाइट्रोजन फिक्स हो गए, N2 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 N2, सब में नाइट्रोजन फिक्स हो गए ना। तो जब नाइट्रोजन फिक्स हो गए तो अब N2 का मतलब फिक्स मास क्या हो गया, यानी 14 into 2 दैट इज 28, और यहाँ 14 into 2 दैट इज 28। तो अब नाइट्रोजन का फिक्स मास हो गया। अगर मैंने नाइट्रोजन का फिक्स मास किया है तो देखो ऑक्सीजन भी तो 2 हुए, यानी कि 16 into 2, तो ये क्या हो गया 32। यहाँ पे ऑक्सीजन कितने हो गए 4 हो गए ना, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 32 into, सॉरी क्या हो जाएगा यहाँ पर, ऑक्सीजन 4 हो गए ना, तो 4 16 into 4 यानी कि क्या हो जाएगा 64। देखो ना ऑक्सीजन 4 यानी कि ये क्या आ जाएगा, ये आएगा यहाँ पर, ऐसे लिख सकते हैं 60 into 4 समझने के लिए 64। अब आप नई टैली देखिए तो क्या बन रही है, 28 28 28 28 28, फिक्स मास हो गया, फिक्स मास ऑफ नाइट्रोजन। तो वन एलिमेंट विच कंबाइन, जो पहला एलिमेंट है यानी ऑक्सीजन, जो फिक्स मास ऑफ नाइट्रोजन के साथ कंबाइन कर रहा है, तो बियर क्या कर रहा है, सिंपल रेशियो कर रहा है। देखो 16 32 48 64 80, और इनका रेशियो अगर ले लो तो क्या आएगा 1 रेशियो, 16 1 जा 1, 16 2 जा 32, 16 3 जा 48, 16 4 जा 64, 16 5 जा 1 2 3 4 5 आ रहा है, दैट इज सिंपल रेशियो। तो ये कहलाता था लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन, जिसको सर जॉन डाल्टन ने बताया था। बताइए क्लियर। तो ऐसे ही करना है, अगर आपको कोई कंपाउंड दे दिया जाए तो किसी एक एलिमेंट का मास को आपको फिक्स कर देना है मल्टीप्लाई करके कुछ भी, और जब वो मास फिक्स हो जाएगा तो दूसरे एलिमेंट के मास को जब हम आप चेक करोगे तो वहां पर आप पाओगे कि जो दूसरा एलिमेंट का मास आएगा वो एक रेशियो में आएगा, एक कांस्टेंट प्रोपोर्शन में आएगा, मल्टीपल प्रोपोर्शन में आएगा। ठीक है, कांस्टेंट नहीं, मल्टीपल प्रोपोर्शन आएगा, 1 2 3 4 5 मल्टीपल है ना, 16 1 जा 16 2 जा दैट इज मल्टीप्लाई। ठीक है क्लियर। तो ये था लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। इसके बाद आता है लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन। ये आपके एनसीईआरटी में नहीं दिया गया है और उसका रीजन यही था कि एनसीईआरटी में जो ये लॉज था रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन,
बताया गया कि इस लॉज को बाकी सारे लॉज को कंबाइन करके बनाया गया है। थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड लॉ बन जाता है, लेकिन फिर भी कंपटीशन के पॉइंट ऑफ व्यू से आईआईटी या जेई में ये पूछा जा सकता है, तो इसलिए उसके पॉइंट ऑफ व्यू से हम इसको कर सकते हैं। लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन, ध्यान से समझिएगा, थोड़ा सा टिपिकल है बट बहुत आसान है। इसको रिचर ने अप्लाई किया था। रिचर एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने इस लॉज को दिया था। इसका स्टेटमेंट पहले लिखते हैं। कह रहा है इसका स्टेटमेंट, द रेशियो ऑफ मास ऑफ टू सब्सटेंस ए एंड बी। क्या स्टेटमेंट है? द रेशियो ऑफ मास ऑफ टू सब्सटेंस ए एंड बी। एक्चुअली ये जो लॉ था ये 3 एलिमेंट के लिए था, 3 एलिमेंट। अगर कहीं भी 3 एलिमेंट की बात की जाए तो वहां पर हमेशा याद रखना कि रिचर लॉ लगेगा। तो कह रहा है कि रेशियो ऑफ मास ऑफ टू सब्सटेंस ए एंड बी विच सेपरेटली रिएक्ट with fixed mass of other substance, और उसको मैंने मान लिया C, which separately react with fixed mass of other substance C। तो कह रहा है कि the ratio of, ये देखिए, the ratio of mass of two substance A and B which separately react with fixed mass of other substance C। यहां पर देखो एक अलग स्टेटमेंट मैंने ये ब्रैकेट में इसलिए लिख दिया कि हमको याद रखना पड़ेगा कि 2 सब्सटेंस ए और बी हैं जिनको हमें सेपरेटली रिएक्ट कराना है, किससे? सी से। और उसके बाद उन 2 सब्सटेंस का रेशियो, और वो भी क्या? मास का रेशियो निकालना है। तो क्या कह रहा है कि रिएक्ट विद फिक्स मास ऑफ अदर सब्सटेंस सी इज सिंपल मल्टीपल ऑफ and B when they react mutually। ठीक, ये है स्टेटमेंट। एक बार ध्यान से देखिए, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है लेकिन बहुत आसान है, एक बार ट्राई करिए। कह रहा है कि द रेशियो ऑफ मास ऑफ टू सब्सटेंस ए एंड बी विच सेपरेटली रिएक्ट विद फिक्स मास ऑफ अदर सब्सटेंस सी। यानी कि हमें क्या करना है? 2 सब्सटेंस लेने ए और बी और उनको रिएक्ट कराना है किसी तीसरे सब्सटेंस सी से, और वो भी क्या? फिक्स मास के साथ। तो कह रहा है कि जो रेशियो आएगा इनका, ए और बी का, वो एक सिंपल मल्टीपल आएगा किसके? जब ए बी आपस में रिएक्ट करेंगे। ठीक है, कैसे? सपोज एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। हमने ले लिया S, एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। X हमने ले लिए 2 एलिमेंट, A एंड B की बात कर रहे हैं, तो हमने ले लिया S और O। ठीक है, इसको मान लिया A है और ये मान लिया B है। ठीक है, समझना। 2 सब्सटेंस A एंड B विच सेपरेटली रिएक्ट विद फिक्स मास ऑफ अदर सब्सटेंस C, तो हमने तीसरा सब्सटेंस C ले लिया H। ठीक है, अब देखिएगा क्या कह रहा है। 2 सब्सटेंस A और B सेपरेटली रिएक्ट कर रहे हैं फिक्स मास ऑफ अदर सब्सटेंस C। तो यानी कि अगर S और H का रिएक्शन कराएं तो क्या बनता है? H2S बनता है। O और H को रिएक्शन कराएं तो क्या बनता है? H2। ध्यान से समझिए, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेट है लेकिन बहुत आसान है, एक बार प्लीज ध्यान से देखिए। कह रहा है कि 2 सब्सटेंस हैं A और B, उनको सेपरेटली रिएक्ट कराना है C के साथ, वो भी फिक्स मास के साथ। तो देखो A को रिएक्ट कराया C के साथ तो H और S की रिएक्शन से H2S बना, B को रिएक्ट कराया C के साथ, H और O की रिएक्शन के साथ H2O बना। C का जो मास क्या था? फिक्स है, H2H2। ठीक, तो अब इनका मास निकाल लो। तो यहां पर निकालो क्या? रेशियो ऑफ मास ऑफ, जो ऊपर बोल रहा है क्या? A एंड B, रेशियो ऑफ मास ऑफ A एंड B। A एंड B क्या है यहाँ पर? S एंड O। निकालो S एंड O का रेशियो मास। देखो यहाँ पे क्या आ रहा है?
तो यहाँ पर अगर आप मास निकालोगे H2S का तो ये आएगा 2 रेशियो S का कितना होता है 32, और यहाँ पर H2O में मास निकालो तो 2 रेशियो कितना आ रहा है 16, तो S और O का रेशियो क्या आएगा 32 रेशियो 16 आ रहा है। इसको अगर सिंप्लीफाई करोगे तो क्या आएगा 2 रेशियो 1। देखना जो स्टेटमेंट बोल रहा है उसको बारी बारी से करते जाओ और बाकी कोई दिक्कत नहीं आएगी। रेशियो ऑफ मास ऑफ, रेशियो निकाल लिया, मास ऑफ A एंड B ये निकला। ये कह रहा है कि ये जो रेशियो निकला है, अब यहां से स्टार्ट करो, इज सिंपल मल्टीपल ऑफ A एंड B व्हेन दे रिएक्ट म्यूचुअली। अब ये आपस में जब रिएक्ट करेंगे S और B, S और O, तो इनका जो मास का रेशियो आएगा वो इसके मास के रेशियो के क्या होगा सिंपल मल्टीपल होगा। देखो S और O को मिलाओ तो क्या बनता है SO2। तो यहां पर अब निकालेंगे रेशियो ऑफ मास ऑफ S एंड O कंडीशन व्हेन, देखिए जो लिखा है वही मैं लिख दे रहा हूं यहां पे, अब आप इसको समझना ध्यान से, बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा और बुक से बिल्कुल नहीं समझ पाओगे। व्हेन दे रिएक्ट क्या म्यूचुअली, जब वो आपस में रिएक्ट कर रहे हैं तब मास क्या होगा। तो यहाँ पर देखो S और O आपस में रिएक्ट करके SO2 बना रहे हैं ना, यहाँ पे मास निकालो SO2 का, तो मास क्या आएगा देखो S का कितना है 32 और O2 यानी कि 16 2 जा 32, तो 32 2 जा 32 दैट इज, इसका रेशियो निकालेंगे तो क्या आएगा 1 रेशियो 1। तो ये जो मास है ये क्या होंगे सिंपल मल्टीपल, कह रहा है कि इसका रेशियो और इसका रेशियो एक सिंपल मल्टीपल होगा, तो इनका रेशियो निकाल लो, तो 2 रेशियो 1 अपॉन 1 रेशियो 1 क्या आएगा, यही तो आएगा 2 रेशियो 1, एक सिंपल ही तो मल्टीपल है। ये क्या है आपका सिंपल मल्टीपल। ठीक है, बताइए कर पाएंगे? एक बार फिर से समझिएगा, कह रहा है कि दो सब्सटेंस हैं A और B, तो A और B हमने मान लिया S और O, दो सब्सटेंस है A और B और वो रिएक्ट करते हैं फिक्स मास ऑफ अदर सब्सटेंस C, यानी कि H के साथ रिएक्ट कर रहे हैं। तो जब S को H के साथ रिएक्ट कराया तो H2S बनाया, B को C के साथ यानी OH को रिएक्ट कराया तो H2O बनाया। इनका मास जब हमने निकाला S और O का तो आया 2 रेशियो 1। उसके बाद कह रहे जब वो अलग से रिएक्ट करते हैं यानी A B आपस में रिएक्ट करते हैं तो वो जो रेशियो आएगा वो ये आएगा, इन दोनों का जो रेशियो आएगा वो क्या होगा एक सिंपल मल्टीपल, तो 2 आ गया सिंपल मल्टीपल आ गया। ठीक, तो ये था लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन, रिचर का लॉ था। इसके बाद अगला लॉ है हमारा दैट इज लॉ ऑफ गे-लुसाक। सो fifth law is law of Gay-Lussac. गे-लुसाक एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने अपने ही नाम पर एक लॉ दे दिया दैट इज कॉल्ड गे-लुसाक लॉ। 2 लॉ और बचे हैं, उसके बाद चैप्टर खत्म कर देंगे। तो दैट इज गे-लुसाक लॉ। चैप्टर तो नहीं, टॉपिक खत्म हो जाएगा, इसके बाद मोल कॉन्सेप्ट आएगा, लास्ट टॉपिक होगा चैप्टर का गे-लुसाक लॉ। ठीक, देखिए गे-लुसाक लॉ क्या था, इन्होंने गैसेस के बारे में लॉ दिया था। उन्होंने कहा कि जब गैसेस रिएक्ट करती हैं तो क्या होता है, व्हेन गैसेस रिएक्ट देन दे डू सो, व्हेन गैसेस रिएक्ट दे डू सो इन वॉल्यूम व्हिच बियर अ सिंपल रेशियो, इन वॉल्यूम which bear a simple ratio. When gas react, they do so in volume which bear a simple ratio to each other, bear a simple ratio to each other। जब गैसेस आपस में रिएक्ट करती हैं तो उनका वॉल्यूम जो होता है वो आपस में एक सिंपल रेशियो बियर करता है, ये कह रहे हैं। और सेम वॉल्यूम ऑफ प्रोडक्ट आल्सो, एंड वॉल्यूम ऑफ प्रोडक्ट फॉर्म्ड। ठीक, देखिए इस स्टेटमेंट को एक बार पढ़िए, क्या कह रहा है कि जब गैसेस कई 2 या 2 से ज्यादा गैसेस रिएक्ट करेंगी तो उनका जो वॉल्यूम होगा वो एक सिंपल रेशियो बियर करेगा, और अगर वॉल्यूम ऑफ प्रोडक्ट भी गैस ही है
तो वो भी एक सिंपल रेशियो ही मीजर करेगा। फॉर एग्जाम्पल के तौर पे अगर हम बात करें H2 ये गैस है प्लस Cl2 ये भी गैस है, तो बना रहा है क्या 2HCl, और ये भी गैस फॉर्म में ही है, सपोज मान लेते हैं, ठीक है। तो कह रहा है कि देखो यहां पर जो भी H2 का मान लिया हमने, कितना वॉल्यूम है 1 वॉल्यूम, और यहां पर Cl2 का 1 वॉल्यूम ले लिया है, देखो एक ही तो है, तो यहां पर वॉल्यूम में HCl का कितना बन रहा है 2 वॉल्यूम। तो गेल-ओसाइक्ल ये कह रहा है कि अगर हम H2 के 10 ml ले लें तो हमें Cl2 के कितने ml चाहिए, अगर इस रिएक्शन के हिसाब से देखो तो जितने वॉल्यूम H2 के थे उतने ही वॉल्यूम तो Cl2 के लेंगे, यानी कि 10 ml ही हमें जरूरत पड़ेगी किसकी, क्लोरीन की। और जब हम 10 ml H2 के लेंगे तो कितना हमको HCl मिलेगा, तो वहां देखो 2 वॉल्यूम, एक वॉल्यूम में 2 वॉल्यूम, तो 10 ml में 20 ml। बहुत ही आसान है, कोई भी नहीं इसमें दिक्कत है, सब हो जाएगा, ठीक है, क्लियर। एक क्वेश्चन लिखिएगा, कह रहा व्हेन 100 ml CH4 burn, when 100 ml CH4 burn, it produced carbon dioxide and water. When 100 ml CH4 burn, it produce CO2 and water। जब हम 100 ml मेथेन को बर्न कर रहे हैं तो ये कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर को प्रोड्यूस कर रहा है। तो कह रहा है कि फाइंड वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन रिक्वायर्ड एंड वॉल्यूम ऑफ CO2 formed। कह रहा है कि CO2 का वॉल्यूम कितना बन रहा है, कितना ऑक्सीजन का वॉल्यूम रिक्वायर कर रहा है, ये आपको निकालना है। देखिए कैसे कर सकते हैं। देखिए सबसे पहले तो फिर इसमें हमें क्या करनी पड़ेगी, रिएक्शन बनानी पड़ेगी। तो हमने लिख लिया मेथेन बर्न कर रही है, बर्न करने के लिए ऑक्सीजन की जरूरत है ना, ऑक्सीजन जरूरी है जलाने के लिए। तो CH4 प्लस O2 बनाएगा CO2 प्लस वाटर। अब यहां पर करनी पड़ेगी रिएक्शन को बैलेंस, क्योंकि जब रिएक्शन बैलेंस करोगे तभी आपको वॉल्यूम निकाल पाएंगे, और जब वॉल्यूम निकाल पाएंगे तो वही आपका आंसर हो जाएगा। फिर यहां पर वही लो लगाएंगे MnHO, मन हो तो करो। मेटल नहीं है, 9 मेटल है, नॉन मेटल कार्बन, कार्बन बैलेंस है, नॉन मेटल भी बैलेंस है। यहाँ पर हाइड्रोजन को देखिए, हाइड्रोजन यहाँ पर 4 है, यहाँ पर कितने हैं 2। तो हाइड्रोजन को बैलेंस करने के लिए यहाँ पर कर देंगे 2 से मल्टीप्लाई, हाइड्रोजन हो गए आपके बैलेंस। ऑक्सीजन देखिए, ऑक्सीजन यहाँ पर है 2 और यहाँ पर कितने हैं 2 और 2 4, पक्का। देखो सही है ना, ऑक्सीजन 4 है, यहाँ पर 2 है, यानी कि यहाँ पर अगर हम 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे ऑक्सीजन बैलेंस हो रहे हैं, यस हो रहे हैं। CH4 प्लस 2O2 CO2 2H2O बैलेंस है, ठीक है। तो ये रिएक्शन आपकी बैलेंस हो गई, क्योंकि इसमें इवन था तो इसलिए बहुत आसानी से हो गया। ऑड होता तो क्या करता, यहाँ पर ऑड का हाफ करके मल्टीप्लाई कर देते। तो कह रहा है कि 1 वॉल्यूम ऑफ मेथेन, यहाँ पर 1 वॉल्यूम है, यहाँ पर ऑक्सीजन का कितना वॉल्यूम ले रहे हैं 2 वॉल्यूम, और यहां पर कार्बन डाइऑक्साइड कितना वॉल्यूम बन रहा है 1 वॉल्यूम। बस अब तो क्वेश्चन सॉल्व। 100 ml अगर हम मेथेन लेंगे तो उसमें हमें ऑक्सीजन कितना चाहिए होगा, ऊपर से देखो 2 वॉल्यूम, कितना चाहिए होगा ऑक्सीजन 200 ml भाई। और वॉल्यूम 1 वॉल्यूम कार्बन डाइऑक्साइड कितना बनेगा 1 वॉल्यूम मतलब 100 ml, 2 वॉल्यूम 200 ml, 1 वॉल्यूम मतलब 100 ml, ठीक। तो ये आंसर हो गया, यानी कि O2 रिक्वायर्ड 200 ml, CO2 कितना बनेगा 100 ml, दैट इज द क्वेश्चन, ठीक। सॉल्व है, कोई जान है इस क्वेश्चन में, सब बकवास है, हो गया। लास्ट लॉ हेडिंग डाल लीजिए एवोगैड्रो हाइपोथेसिस, और यहाँ से आपके सारे लॉ खत्म हो जाएंगे। इसके बाद हम लोग मोल कॉन्सेप्ट से रिलेटेड न्यूमेरिकल करेंगे, और लास्ट टर्म है आपका लिमिटिंग रीजन, और उसके बाद एक टॉपिक और बचता है दैट इज कॉल्ड
कंसंट्रेशन मेजरमेंट, दैट इज मोलरिटी, नॉर्मलिटी, और उसके बाद एक और टॉपिक है जिसमें हम मॉलिक्यूलर वेट निकालना जानते हैं, मॉलिक्यूलर फार्मूला निकालते हैं, इंपिरिकल फार्मूला, मॉलिक्यूलर फार्मूला। तो ये 2-3 अब जो भी टॉपिक्स आगे आने वाले हैं वो सारे न्यूमेरिकल बेस्ड है, इस चीज का ध्यान रखिएगा। यही एक टॉपिक थोड़ा सा लिखने वाला था, उसमें एक लास्ट डेफिनेशन और लिख लेंगे और चैप्टर को वाइंड अप करेंगे। हेडिंग डालिए एवोगैड्रो हाइपोथेसिस, एवोगैड्रो हाइपोथेसिस। दैट इज 7th, नहीं 6th क्यों हुआ? क्योंकि मैंने 5 बताए थे, उसमें आपने रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन भी ऐड कर रखा है, लेकिन एनसीईआरटी में रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन नहीं है, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है, एक बार उसको घर पे जरूर पढ़िएगा और कमेंट करिए अगर कोई नई चीज समझ में आ रही है। ठीक है, एवोगैड्रो हाइपोथेसिस। एवोगैड्रो हाइपोथेसिस क्या होता है? इन्होंने बताया कि अगर आइडेंटिकल कंडीशन है, यानी नॉर्मल टेम्परेचर प्रेशर है, तो इक्वल वॉल्यूम ऑफ गैसेस कंटेन इक्वल नंबर ऑफ एटम। यही था, बहुत छोटा सा स्टेटमेंट था। क्या? अंडर आइडियल कंडीशन, किसी आइडियल कंडीशन में इक्वल वॉल्यूम ऑफ गैस कंटेन इक्वल नंबर ऑफ एटम, यानी कि टेम्परेचर नॉर्मल है, कांस्टेंट टेम्परेचर, कांस्टेंट प्रेशर है, तब जाके हम यहाँ पे बात कर रहे हैं आइडेंटिकल कंडीशन कह सकते हैं। आइडियल से ज़्यादा बेटर वर्ड लगेगा, आइडेंटिकल कंडीशन। ठीक है, आइडियल तो फिर आइडियल गैस के बारे में आप बोलने लग जाएंगे। तो इक्वल वॉल्यूम ऑफ गैस कंटेन इक्वल नंबर ऑफ एटम, ये था एवोगैड्रो लॉ। ठीक है, तो यहां से हम ये कह सकते हैं कि वॉल्यूम ऑफ गैस जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके है? नंबर ऑफ एटम के। ठीक है, जैसे मान लो एग्जांपल के थ्रू समझते हैं, मान लो एक कंटेनर में 100 ml हाइड्रोजन गैस भरी है। इक्वल वॉल्यूम ऑफ एनी गैस, कोई भी गैस की बात कर सकते हैं, ये याद रखिएगा, इक्वल वॉल्यूम एनी गैस। अगर किसी कंटेनर में 100 ml हाइड्रोजन भरी है और उसमें हमने हाइड्रोजन के एटम मान लिए, सपोज एटम ऑफ हाइड्रोजन इक्वल टू x। ठीक है, देखिए 100 ml का कंटेनर है और उसमें 100 ml गैस हमने हाइड्रोजन भर दी, तो उसमें हमने मान लिए कि क्या है? हाइड्रोजन के एटम x है। ठीक, तो अगर अब इसी कंटेनर में मैं 100 ml ऑक्सीजन भर दूं, तो बताओ एटम ऑफ ऑक्सीजन कितने होंगे? कितने होंगे? देखिए, इक्वल वॉल्यूम कंटेन इक्वल नंबर ऑफ एटम। तो गैस कोई भी हो, अगर वॉल्यूम उसका इक्वल है तो एटम भी इक्वल होंगे, यानी कि ऑक्सीजन के भी एटम कितने होंगे? x। यही है एवोगैड्रो लॉ। अगर वही कंटेनर में मैं 100 ml क्या भर दूं? नाइट्रोजन, तो एटम ऑफ नाइट्रोजन क्या हो जाएंगे? वो भी x रहेंगे। बताइए, समझिए, अगर 100 ml मेथेन है सपोज, उसमें एटम ऑफ मेथेन कितने हैं? 22। तो कह रहा कि 100 ml अगर हम कार्बन डाइऑक्साइड लें तो उसमें एटम ऑफ CO2 कितने होंगे? भाई वॉल्यूम उतना ही है ना, तो एटम ऑफ CO2 कितने आएंगे? भाई आप देखिए यहां पर अगर बोल दिया मैंने 50 ml CO2, तब क्या होगा? देखिए, इक्वल वॉल्यूम कंटेन इक्वल एटम, तो अभी 100 ml में ये था ना y एटम, तो 50 ml में क्या हो जाएगा? y/2। तो यहां y/2 एटम ऑफ क्या हो जाएंगे? CO2। बस ये ध्यान रखना है, यानी कि वॉल्यूम अगर इक्वल है तो कोई भी गैस डाल दो, उन गैस का वॉल्यूम उनके एटम के बराबर होगा, लेकिन वॉल्यूम अगर कम करेंगे तो उतना ही एटम कम हो जाएगा जितना हम वॉल्यूम कम कर रहे हैं। हमने देखो 100/2 किया था ना, तो हमने इसीलिए वहां पर क्या किया? y/2। 100/2 इक्वल टू 50, तो y/2 इक्वल टू y/2। ठीक है, तो ये था एवोगैड्रो हाइपोथेसिस। आई थिंक लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन आपका खत्म हो गया, एक बार इसको रिवाइज करिए। थ्योरेटिकल पोर्शन था, और जब एक बार रिवाइज कर लेंगे तो सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगी। तो यहां से ही आपका ये लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन खत्म होता है। नेक्स्ट टर्न के लिए आपके टॉपिक रहेंगे मोल कॉन्सेप्ट। मोल कॉन्सेप्ट में एक पूरा लेक्चर लग जाता है, लेकिन फिर भी हम कोशिश करेंगे कि मोल कॉन्सेप्ट को
आधे लेक्चर में ही खत्म कर दिया जाए और उसके बाद मोल कॉन्सेप्ट की रिलेटेड क्वेश्चंस, और उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे नॉर्मल टी, मोलर टी, यानी कि कंसंट्रेशन टर्म कि कैसे हम किसी सॉल्यूशन को मेजर कर सकते हैं। एंड आफ्टर दैट विल डिस्कस अबाउट द इंपिरिकल फार्मूला कि इंपिरिकल फार्मूला कैसे निकालते हैं, मोलिकुलर फार्मूला कैसे निकालते हैं। तो हमारे पास अब मेनली 3 या 4 टॉपिक बचे हैं इस पहले चैप्टर से। पहला मोल कॉन्सेप्ट, उसके बाद सॉल्यूशन को मेजरमेंट के टर्म सीखेंगे, उसके बाद इंपिरिकल फार्मूला और कुछ लिमिटिंग रिजल्ट से रिलेटेड क्वेश्चन जिसको स्टोमेट्रिक कोएफिशिएंट में हम लोग पढ़ते हैं। आज की क्लास को यहीं पे वाइंड अप करते हैं। थैंक यू वेरी मच।